नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। वीडियो को पूरा देखिए। कोई भी आपका फीडबैक है, कोई सजेशन है, तुरंत वीडियो में कमेंट करके जरूर बताइए। अच्छा लगे तो वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का कोई भी पेड ग्रुप अगर आपको ज्वाइन करना है तो सिर्फ 856480560660897523864455 यही नंबर है हमारे, सिर्फ जहां पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे हमारा पेज जरूर फॉलो कर लीजिएगा, studyforcivil.services है। ट्विटर पे हमको जरूर फॉलो कर लीजिएगा, @studyforcivils है। सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करिए और स्कोर अपना तुरंत कमेंट करके बताइए। तो बिहार पीसीएस के प्रीलिम्स एग्जामिनेशन के लिए मॉक टेस्ट की हमारी श्रृंखला निरंतर चल रही थी और उसमें हम 6वें क्रम में आ गए हैं, यानी 6वां वीडियो आप देख रहे हैं। इससे पहले 5 मॉक टेस्ट फुल लेंथ वाले दिए जा चुके हैं, उससे आप बेहतर प्रैक्टिस कर सकते हैं, तो वहां अवश्य ही देख लीजिएगा। चलिए इसमें आगे बढ़ते हैं। 150 MCQs है। पहला क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि गलत विकल्प कौन सा है, बताइए। तो यहाँ मात्रक दिए हुए हैं, पैमाना दिया है, कैसे चेंज किया जाएगा, मतलब पिकोग्राम है तो ग्राम में कैसे कन्वर्ट करेंगे, वो सब दे रखा है। इसमें से कुछ गलत है, गलत की तलाश आपको करनी है। तो आप देखें, 1 पिकोग्राम में 10 की घात -12 ग्राम होते हैं, 10 टू द पावर -12 ग्राम होते हैं असल में। और 1 माइक्रोग्राम इक्वल होता है 10 टू द पावर -9 ग्राम के। 1 फेम्टोग्राम जो है वो इक्वल होता है 10 टू द पावर -15 ग्राम के। और 1 मिलीग्राम इक्वल होता है 10 टू द पावर -3 ग्राम के। अब बताइए कि इसमें से कौन सा गलत है। तो गलत वाला साफ झलक रहा है। माइक्रो की जो कोटि होती है वो -6 की होती है, ना कि -9 की। ये तो नैनो हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें 10 टू द पावर -6 वाला जो ऑप्शन है, माफ कीजिएगा, 10 टू द पावर -9 वाला जो ऑप्शन है वो गलत है। वहां पर होना क्या चाहिए, 10 टू द पावर -6 ग्राम होना चाहिए। तो हमने इसमें से बी वाले ऑप्शन को सिलेक्ट किया है। इसके बाद प्रश्न संख्या 2 को देखते हैं, गलत कौन सा है। अब इसमें कुछ उपकरणों के नाम दिए हैं। अब ये जो उपकरण है ये कुछ मापने का काम करते हैं, जैसे साइक्रोमीटर, यहाँ आप देख रहे हैं। लक्स मीटर जो है ये पहला ऑप्शन, लक्स मीटर जो है ये प्रकाश की तीव्रता को नापने का काम करता है। और साइक्रोमीटर का काम होता है सापेक्षिक आर्द्रता को नापना, यानी रिलेटिव ह्यूमिडिटी को ये मीजर करता है। पिक्नोमीटर जो है ये स्पेसिफिक ग्रेविटी जो लिक्विड की होती है उसको मीजर करने के काम में आता है। और स्फिग्मोमैनोमीटर का काम होता है सौर विकिरण की तीव्रता को नापना। अब बताइए कि इसमें से गलत कौन सा है। स्पष्ट दिखाई दे रहा है कि डी वाला ऑप्शन इसमें गलत दिया है। स्फिग्मोमैनोमीटर तो डॉक्टरों के पास होता है, ये सौर विकिरण कहाँ से नापेगा। ये तो आदमी का जो रक्तचाप होता है ना, उसको नापने का काम करता है। इसी में तो पारे का पाठ्यांक होता है, ठीक है। तो ये स्फिग्मोमैनोमीटर रक्तदाब को नापने का काम करता है। सौर विकिरण की तीव्रता अगर हमको नापनी है, ठीक है, ये चीज़ अगर आप नापना चाहते हैं तो उसके लिए आपको सोलरीमीटर का यूज़ करना होगा। चलिए अब आगे चलते हैं। और हाँ, इसके साथ जो डॉक्टर लोग गले में लटकाए रहते हैं ना, आला, उसको बोलते हैं शाब्दिक ऐसे आला, तो वो असल में स्टेथोस्कोप होता है। चलिए अब आगे देखें। प्रश्न संख्या 3, भौतिक राशि दी है, यानी फिजिकल क्वांटिटी, और उसकी यूनिट दे रखी है। देखें, ध्वनि की तीव्रता यानी इंटेंसिटी ऑफ साउंड जो है उसको हम डेसिबल में नापते हैं। आवृत्ति को हम लोग हर्ट्ज में नापते हैं और वेवलेंथ जो है उसको एंगस्ट्रॉम में नापते हैं। जबकि डेप्थ ऑफ सी को हम लोग नापते हैं मैक में, ऐसा दिया है। बताइए कि इसमें गलत कौन सा है। गलत इसमें भी स्पष्ट दिखाई दे रहा है। प्रश्न आसान है, ऐसे प्रश्न गलत नहीं होने चाहिए। समुद्र की गहराई अगर आपको नापनी है तो उसके लिए आप जो मात्रक इस्तेमाल करते हैं वो फैदम होता है। और मैक का हम लोग प्रयोग कहाँ पे करते हैं, जो सुपरसोनिक पराध्वनिक गति होती है उसको नापने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है, ठीक। अब आगे चलते हैं। सुपरसोनिक स्पीड के लिए हम लोग मैक का यूज करते हैं, इसको अलग से भी पूछा जा सकता है, तो ध्यान दीजिएगा। प्रश्न संख्या 4 को देखते हैं। कौन सा उपकरण मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी यानी यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। तो बताइए, इसमें दिया हुआ है जैसे विद्युत सेल है, ट्यूबलाइट है, डायनेमो है, लाउड स्पीकर है। आप जानते हैं कि ये काम जो है ये डायनेमो का होता है, बाकी जो है उपकरण वो अन्य चीज़ों के लिए काम आते हैं। जैसे कि विद्युत सेल जो है वो केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है, डायनेमो का आपने देख ही लिया। ट्यूबलाइट को आप देख रहे हैं, ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी को लाइट एनर्जी में कन्वर्ट करती है, प्लस हीट भी वहाँ से रिलीज होती है, कुछ ना कुछ गर्मी निकलती है। और लाउड स्पीकर का तो आप जानते हैं, विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में बदलने का काम करता है। चलिए अब 5वें क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और इसमें पूछा जा रहा है कि कौन से माध्यम में प्रकाश सबसे धीमा चलेगा। तो प्रकाश को चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, इसको माध्यम नहीं चाहिए, ये आत्मनिर्भर होता है। तो रास्ते में अगर कोई माध्यम हुआ, मतलब कोई भी मीडियम हुआ, तो ये इसके चलने में बाधा पहुंचाता है, इसकी प्रकाश की चाल को धीमा करता है। इसीलिए निर्वात यानी वैक्यूम में ये सबसे तेज चलता है। तो अब यहाँ यही ध्यान दीजिएगा पहचानने में कि जो माध्यम सबसे ज़्यादा डेंस होगा यानी सघन होगा, उसमें प्रकाश सबसे धीमा चलेगा। तो इसमें सबसे ज़्यादा सघन माध्यम कौन सा है, हीरे का है, सबसे कठोर पदार्थ है, इसका अपवर्तनांक बहुत उच्च होता है, ठीक। तो हमने सी को चुना। प्रश्न संख्या 6 को देखते हैं। यहाँ आपको ऐसा ध्वनि स्रोत चुनना है, मतलब सोर्स ऑफ साउंड चुनना है, जो कि 160 से लेकर 170 डेसिबल के बीच में आवाज़ को उत्पन्न करता है, जो कि उच्च स्तर का ध्वनि प्रदूषण है। तो ऐसी ध्वनि कहाँ से रिलीज होती है, ऑर्केस्ट्रा बजेगा तब रिलीज होगी, रॉकेट लॉन्च होगा तो होगी, या मिसाइल को हम लोग छोड़ेंगे किसी के ऊपर तब ऐसी ध्वनि निकलेगी, या सायरन बजता होगा तब निकलेगी। तो देखिए भाई, वैसे तो ये सभी जो है ये प्रदूषण के ही स्रोत हैं, मतलब ध्वनि प्रदूषण इन सब से उत्पन्न होता है, लेकिन रॉकेट लॉन्च होता है तब इस रेंज की जो ध्वनि है वो उत्पन्न होती है। प्रश्न संख्या 7 को देखते हैं। कौन सा विकल्प गलत है। अब यहाँ प्रकाश के व्यतिकरण का सिद्धांत यानी थ्योरी ऑफ इंटरफेरेंस ऑफ लाइट
ये किरचॉफ के द्वारा दिया गया था। और थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी को अल्बर्ट आइंस्टीन ने दिया था, और जब दिया था तो किसी के समझ में ही नहीं आई। और लॉ ऑफ ग्रेविटेशन ये न्यूटन की देन है, जबकि लॉ ऑफ फ्लोटेशन जो है ये आर्किमिडीज के द्वारा दिया गया था। आर्किमिडीज का सिद्धांत आप पढ़ते हैं। अब बताइए इसमें गलत कौन सा है। तो ऊपर ही आप देख रहे हैं किरचॉफ का इससे कोई लेना देना नहीं है। उन्होंने प्रकाश के क्षेत्र में शोध नहीं किया था, उन्होंने तो रेजिस्टेंस और इलेक्ट्रिसिटी पर काफ़ी अच्छी खासी रिसर्च की थी। और उन्होंने एक ब्रिज बना के, मतलब एक ब्रिज का मॉडल बना के दिया था। ब्रिज का मतलब वो नदी पार करने वाला पुल नहीं, ये रेजिस्टेंस से बना हुआ पुल था, जिसमें कि 4 तरफ से ऐसे प्रतिरोधों को जोड़ा गया था। एक चतुर्भुजाकार आकृति बनाई गई थी और 4 तरफ से ऐसे रेजिस्टेंस जोड़े गए थे, बीच में ऐसे कुंजी हुआ करती थी। किरचॉफ का नियम आपने पढ़ा है ना, सेल से इसको जोड़ते थे। ठीक, तो उसके लिए ये काम आता था। इंटरफेरेंस ऑफ लाइट का जो सिद्धांत है वो असल में किसके द्वारा दिया गया है? ये थॉमस यंग ने दिया है। ठीक है, थॉमस यंग के द्वारा दिया गया है। तो फिलहाल ए वाला गलत है। प्रश्न संख्या 8 को देखें। डेनिस गैबोर के बारे में बताइए कि इनका संबंध किससे है। डॉक्टर डेनिस गैबोर ने क्या किया था? इन्होंने हाइड्रोजन बम बनाया था, या परमाणु सिद्धांत का प्रतिपादन किया था, या होलोग्राफी के ये खोज करता थे, या सेफ्टी लैंप का इन्होंने आविष्कार किया था? बताइए। अब ये जो है ना, इसमें करेक्ट आंसर क्या होगा? ये होलोग्राफी के आविष्कारक कहे जाते हैं। होलोग्राफी जो है ये अलग ही साइंस की विद्या है और इसके ये आविष्कारक कहे जाते हैं। बाकी एडवर्ड टेलर को आप जानते हैं कि हाइड्रोजन बम को बनाने में मददगार थे, मतलब इन्होंने शुरू किया था। आप जानते ही हैं कि ये नाभिकीय संलयन के सिद्धांत पर आधारित होता है और परमाणु बम से कहीं ज़्यादा हानिकारक होता है। हालांकि परमाणु बम का इस्तेमाल इसे जागृत करने के लिए किया जाता है, लेकिन एक बार नाभिकीय संलयन की प्रक्रिया जब इसके अंदर शुरू होती है तो ये ज़्यादा विध्वंस मचाता है। कुल मिलाकर होलोग्राफी की खोज इन्होंने की थी और जॉन डाल्टन ने परमाणु सिद्धांत दिया था, आप जानते हैं। और हेम्फ्री डेवी जो है, इन्होंने सेफ्टी लैंप का आविष्कार किया था। रडार के आविष्कारक कौन थे? ये वाटसन वाट थे। चलिए, प्रश्न संख्या 9 आपका इंतजार कर रहा है। प्रकाशिक तंतु प्रकाश की कौन सी परिघटना के सिद्धांत पर काम करता है? ये विवर्तन है, अपवर्तन है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन है, प्रकीर्णन है? इसमें सिद्धांत दिया हुआ है और करेक्ट आंसर क्या होगा? ये पूर्ण आंतरिक परावर्तन का सिद्धांत होता है। ऑप्टिकल फाइबर जो है ना, वो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के सिद्धांत पे काम करता है। प्रश्न संख्या 10 यहाँ पूछा गया कि द ज्योमेट्रिकल शेप ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग कोवैलेंट कंपाउंड इज ऑक्टाहाइड्रल। ऑक्टाहाइड्रल यानी अष्टफलकीय संरचना कौन से सहसंयोजक यौगिक की पाई जाती है? तो इसमें मीथेन दिया है, कार्बन टेट्राक्लोराइड दिया है, फास्फोरस दिया है और सल्फर हेक्साक्लोराइड दिया है। आप देख कर बताएं। और 10वां क्वेश्चन जो आप देख रहे हैं, करेक्ट आंसर इसका क्या होगा? डी वाला हो जाएगा। सल्फर हेक्साक्लोराइड जो है ये असल में अष्टफलकीय संरचना यानी ऑक्टाहाइड्रल शेप जो है दर्शाता है। इसकी ज्योमेट्रिकल आकृति ऐसी ही होती है। प्रश्न संख्या 11 को आप देखें। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व मानव शरीर में ज्यादा मात्रा में पाया जाता है? सबसे ज्यादा मात्रा में नाइट्रोजन पाया जाता है, सल्फर या फिर सोडियम या फिर कैल्शियम? सबसे ज्यादा अमाउंट किसका होता है? तो अगर हम ध्यान से देखें तो इसमें नाइट्रोजन की मात्रा सर्वाधिक होती है। नाइट्रोजन की मात्रा कितनी होती है? तो वो 3.3% होती है। मतलब ये कहा जा रहा है ना कि नाइट्रोजन की मात्रा इन बाकियों की तुलना में सबसे अधिक होती है। ये नहीं कहा जा रहा है कि पूरे मानव शरीर में नाइट्रोजन ही सर्वाधिक पाया जाता है। सबसे ज़्यादा पाई जाती है ऑक्सीजन, ठीक है, लेकिन वो यहाँ पर दी नहीं है, तो इसलिए हम नाइट्रोजन को चुनते हैं। इसके बाद प्रश्न संख्या 12 को देखते हैं। निम्नलिखित तत्वों को उनकी परमाणु संख्या के आधार पर आपको डिसेंडिंग ऑर्डर यानी अवरोही क्रम में व्यवस्थित करना है, यानी बड़े वाले को आप पहले रखेंगे, ज़्यादा वाले को पहले रखेंगे। हीलियम, लिथियम, बेरिलियम और बोरान, इन्हें पीरियोडिक टेबल में आपने देख रखा होगा। बताइए कि इनका परफेक्ट अरेंजमेंट क्या होगा। तो आप जानते हैं कि परमाणु संख्या के आधार पे यानी एटॉमिक नंबर के आधार पे अगर हम अरेंज करते हैं तो हीलियम का होता है 2, लिथियम का होता है 3, बेरिलियम का होता है 4 और बोरान का होता है 5। तो इस आधार पे अगर आप अरेंज करेंगे तो इसका जो सी वाला अरेंजमेंट है वो परफेक्ट है। हमें उल्टे क्रम में यानी घटते क्रम में व्यवस्थित करना था। प्रश्न संख्या 13, कौन सा विकल्प गलत है? मिट्टी के तेल में डुबो कर रखा जाता है वो तत्व होता है सोडियम। और सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन बंधुता यानी हाईएस्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होती है क्लोरीन की। और सबसे ज़्यादा आघात वर्धनीय तत्व होता है सोना, ठीक। और साथ में सबसे ज़्यादा क्रियाशील धात्विक तत्व है सीजियम। ये कुछ पीरियोडिक टेबल के सदस्यों के बारे में इंफॉर्मेशन दी हुई है, उनकी विशेषता है। बताइए कि इसमें से गलत कौन सा है। तो आप देख रहे हैं इसका करेक्ट आंसर ई होगा। इसमें कुछ भी गलत नहीं है, जितनी चीज़ें हैं वो ठीक है। सोडियम को मिट्टी के तेल में अगर डुबो कर नहीं रखा जाए ना तो वो बाहर आग लगा देगा, हवा के संपर्क में आएगा। प्रश्न संख्या 14 को देखते हैं। डीकन प्रोसेस जो होता है इसमें किस गैस का उत्पादन किया जाता है और उत्प्रेरक के तौर पे क्यूप्रिक क्लोराइड का इस्तेमाल किया जाता है? हो सकता है कि आपसे गैस का नाम देकर और पूछ लिया जाए कि उत्प्रेरक यानी जो कैटालिस्ट है वो क्या इस्तेमाल हो रहा है। तो क्यूप्रिक क्लोराइड को आप फिलहाल याद रखेंगे। अब बताइए कि हम क्या बनाते हैं, इसका जो प्रोडक्ट है वो क्या बनकर आता है। तो करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा, इसमें बी वाला, क्लोरीन का उत्पादन होता है। क्लोरीन के उत्पादन में ये डीकन विधि इस्तेमाल होती है और इसमें क्यूप्रिक क्लोराइड जो है ये बतौर उर्वरक इस्तेमाल किया जाता है। तो क्लोरीन को हमने इसमें से चुन लिया। प्रश्न संख्या 15 को देखते हैं। उत्प्रेरक क्या काम करते हैं? ये रासायनिक अभिक्रिया की दर को बढ़ा देते हैं, जल्दी काम हो जाता है। मेटल और ओर का नाम दिया है भाई। अब इसमें देखिए पारा का अयस्क होता है। पारा एक धात्विक तत्व है और द्रव अवस्था में पाया जाता है। तो पारा जो है इसका अयस्क होता है सिनेबार।
मैग्नीशियम का होता है पायरोलुसाइट और लेड का होता है हॉस्मेनाइट, ठीक है, हॉस्मेनाइट। और आयरन का होता है लिमोनाइट। अब इसमें सब कुछ दिया तो है, लेकिन सही कौन सा है वो आपको बताना है। तो प्रश्न संख्या 15 को आप देख रहे हैं और इसका जो सही जवाब है वो इसमें सी हो जाएगा। देखिए लेड का जो दिया हुआ है ना हॉस्मेनाइट, ये इसमें गलत दिया है, ठीक है। और यहाँ पूछ भी यही रहा है, थोड़ा सा पढ़ने में प्रश्न को यहाँ मिस्टेक हुआ है, कौन सा सही सुमेलित नहीं है, यानी गलत की तलाश आपको करनी है, सही की नहीं। तो बाकी चीज़ें तो ठीक है। अब इसमें लेड वाला जो दिया है हॉस्मेनाइट, यही गलत है, ठीक। बाकी जितने हैं वो सही है। हॉस्मेनाइट किसका अयस्क होता है? ये मैग्नीज का होता है। इसके बाद चलें आगे, प्रश्न संख्या 16 को देखें। वुड मेटल का निर्माण हमें करना है, तो कौन से तत्वों का हमें इस्तेमाल करना पड़ेगा? लेड, बिस्मथ, एल्यूमिनियम और टिन दिया हुआ है। और प्रश्न संख्या 16 को आप देख रहे हैं, करेक्ट आंसर इसका सी हो जाएगा। सी को आप यहाँ पकड़ लीजिए। मतलब ये है कि इसको बनाने में, वुड मेटल को बनाने में लेड का इस्तेमाल होता है, प्लस आपको बिस्मथ चाहिए होगा, टिन मिलाना पड़ेगा और कैडमियम मिलाना पड़ेगा। इसमें पूछा गया 17वें प्रश्न में कि किस पदार्थ को आमतौर पे पीएच मान के आधार पे न तो अम्लीय माना जाता है और न ही क्षारीय माना जाता है। ये क्या चीज़ है? कॉफी है, या ह्यूमन का यूरिन है, या ह्यूमन सलाइवा है, या ह्यूमन ब्लड है? मनुष्य के शरीर के अलग अलग अवयव। अब बताइए कि इसे न तो अम्लीय माना जाता है, न क्षारीय माना जाता है। तो अगर आप इसमें देखें तो ई वाले ऑप्शन को आपको चुन लेना चाहिए, क्योंकि कुछ भी तय नहीं हो पाया। कॉफी का जो पीएच मान है वो 4.5 से 5.5 के बीच का होता है, यानी ये अम्लीय प्रवृत्ति की है। मानव मूत्र का जो पीएच मान है वो 5.5 से 7.5 के बीच का होता है, ठीक। और लार का, अब ये भोजन और जो आप पी रहे हैं, ड्रिंक कर रहे हैं, उस पर निर्भर करता है। और मानव लार जो है इसका भी पीएच मान 6.5 से 7.5 के बीच का होता है। और रक्त का तो आप जानते ही हैं, क्षारीय प्रवृत्ति होती है, 7.3 से 7.5 के बीच का होता है। तो इसमें से हम किसी को भी दोनों की श्रेणी में से अलग नहीं कर सकते। तो ई को चुन लिया। प्रश्न संख्या 18 आपका इंतजार कर रहा है। देखिए एसिड का नाम दिया है, सोर्स दिया है, नेचुरल सोर्स दिया है। तो मैलिक एसिड गेहूं में पाया जाता है, बेंजोइक पाया जाता है पत्तियों में, टैनिक एसिड पाया जाता है नाशपाती यानी पियर में, और टी के अंदर पाया जाता है ग्लूटेमिक एसिड। अब ये बताइए कि इसमें से करेक्टली मैच कौन सा ऑप्शन है, यहाँ पर सही की तलाश करनी। तो अब इसमें अगर आप देखें तो बी वाला जो ऑप्शन है वो सही दिखाई देता है। बेंजोइक वाला जो दिया है ना, पत्तियों के अंदर ये पाया जाता है। बाकी मैलिक एसिड जो है ये नाशपाती में पाया जाता है, और चाय में आप जानते ही हैं कि टैनिक एसिड पाया जाता है। ग्लूटेमिक जो है ये गेहूं के अंदर होता है। प्रश्न संख्या 19, निम्नलिखित में से कौन सा सूचक क्षार के साथ अभिक्रिया करने पर गुलाबी रंग का गुण प्रदर्शित करता है? मतलब वो जो सूचक है वो गुलाबी रंग प्रदर्शित करता है, इससे हमें मालूम होता है कि अभिक्रिया जो है वो क्षार के साथ हो रही है। तो अब इसमें नीला लिटमस विलयन है, लाल लिटमस विलयन है, मिथाइल ऑरेंज है और फेनॉप्थीन है। ये सब जो है ये सूचकों के नाम है। और प्रश्न संख्या 19, करेक्ट आंसर इसका डी हो जाएगा, ठीक है। ये फिनॉप्थिन होता है, ठीक। अब इसके बाद आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 20 को देखते हैं। अच्छा, इसमें देखें जो नीला लिटमस विलयन है, यहाँ पर आप देख रहे थे नीला लिटमस विलयन है, उसके रंग में कोई परिवर्तन नहीं आता है क्षार के साथ अगर अभिक्रिया होती है। लाल वाले के रंग में परिवर्तन आता है, वो नीला हो जाता है, जबकि मिथाइल ऑरेंज जो है वो पीले रंग का हो जाता है। अब इसके बाद प्रश्न संख्या 20 को देखें, यहाँ कॉमर्शियल नाम दिया है, केमिकल फार्मूला दिया है। तो आर्सीन का जो रासायनिक सूत्र होता है वो AsH3 होता है, आर्सेनिक और हाइड्रोजन के कॉम्बिनेशन से इसका निर्माण हुआ है। पायरीन का फार्मूला होता है CCl4, फॉर्मेलिन का होता है HCHO, और फॉस्जीन का होता है, बड़ी जहरीली गैस होती है, COCl2। ऐसा दिया है। अब इसमें से कौन सा गलत है आप बताइए। तो देखिए 20वें का जो बी वाला ऑप्शन है उसको चुन लेते हैं। ये जो पायरीन दिया है ना यही गलत है, CCl4 इसका फार्मूला नहीं होता है, पायरीन का होता है C16H10, ठीक। अब इसमें ये ऑप्शन ही गलत दिया है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं और यही हमारा उत्तर हो जाएगा, बाकी सही है। प्रश्न संख्या 21 को देखते हैं। जैकब बर्जीलियस, इनके बारे में कौन सा आप इसमें से सिद्धांत खोजेंगे, यानी इनका संबंध कौन से प्रिंसिपल से है? तो इन्होंने पीएच स्केल की खोज की थी, उसके बारे में बताया था, पॉजिट्रॉन के बारे में बताया था, नाइट्रोजन की खोज की थी, या फिर उत्प्रेरक शब्द की उत्पत्ति इन्हीं के द्वारा की गई थी, जैकब बर्जीलियस। और 21 करेक्ट आंसर इसका डी हो जाएगा। इन्होंने उत्प्रेरक शब्द को गढ़ा था और बताया था कि ये अभिक्रिया की दर को बढ़ाने का काम करता है। तो अब इसमें से हमने डी वाले विकल्प को चुन लिया है। प्रश्न संख्या 22 को देखते हैं। नॉन स्टिक जो बर्तन होते हैं, खाना बनाने के लिए इस्तेमाल होते हैं, तो इसमें कौन से बहुलक का यानी पॉलीमर का यूज़ किया जाता है? बताइए। ये पॉलीथीन होता है, पॉलीवाइनिल क्लोराइड होता है, या पॉलीटेट्राफ्लोरोएथिलीन होता है, या फिर बेकेलाइट होता है? कौन सा बहुलक हम इस्तेमाल करते हैं? खाना चिपकता नहीं है। और इसका जो करेक्ट आंसर है वो क्या होगा? पॉलीटेट्राफ्लोरोएथिलीन का इस्तेमाल होता है। ये आप देख रहे हैं, ये न चिपकने वाले यानी नॉन स्टिक जो बर्तन होते हैं उनमें इस्तेमाल होता है। और बेकेलाइट का यूज़ कहाँ होता है? जो स्विच होते हैं ना बिजली के, हम लोग बंद करते हैं और उसे ऑन करते हैं फिर, तो उसमें उसका इस्तेमाल होता है बनाने के लिए। पॉलीथीन का निर्माण तमाम जगह पे होता है, खिलौने बनाने में, थैलियाँ बनाने में। फिलहाल इसमें से हम किसको चुनेंगे? सी वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे। इसके बाद प्रश्न संख्या 23 को देखें। कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन का संयोजन हो रहा है और ये किस संरचना को प्रदर्शित कर रहा है? मतलब आप दोनों को मिला दें तो बनेगा क्या? CNG बनेगी, LPG बनेगी, कोल गैस बनेगी, या वाटर गैस बनेगी?
अब इसका जो राइट आंसर है वो डी हो जाएगा। ये वाटर गैस का फार्मूला होता है, मतलब वाटर गैस का कॉम्बिनेशन असल में होता है। इसमें आप कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन को देखते हैं, और मीथेन और ईथेन मिलाएंगे तो सीएनजी बनेगी, ब्यूटेन और प्रोपेन मिलाएंगे तो एलपीजी बनेगी, और कोल गैस में हाइड्रोजन, मीथेन और कार्बन मोनोऑक्साइड ये तीनों होते हैं। इसके बाद प्रश्न संख्या 24 को आप देख रहे हैं, हाइड्रोलिटिक एंजाइम का भंडारण इसमें से कौन सा करता है? तो ये काम राइबोसोम का होता है, लाइसोसोम का होता है, सेंट्रोसोम का होता है कि क्लोरोप्लास्ट यानी हरित लवक का होता है? इसमें जो ऑप्शन दिए हैं आप बताएं, हाइड्रोलिटिक एंजाइम को स्टोर करने का काम कौन करता है? और 24 का जो राइट आंसर है वो बी हो जाएगा। ये लाइसोसोम का काम होता है। बाकी राइबोसोम को तो आप जानते ही हैं कि ये जो प्रोटीन सिंथेसिस का काम है उसके लिए एक एक्टिव साइट के तौर पे देखा जाता है, सक्रिय स्थल होता है। लाइसोसोम को आपने देख ही लिया। सेंट्रोसोम जो है ये कोशिका विभाजन में सहायक होता है, और जो क्लोरोप्लास्ट है ये मंड का संश्लेषण करता है, मतलब स्टार्च सिंथेसिस के काम में आता है। इसके बाद 25 को आप देख रहे हैं, कौन सा विकल्प सही सुमेलित नहीं है? अब यहाँ विटामिन बी का लंबा चौड़ा परिवार दिया है और उनका असल नाम दिया है, जो कि प्रयोगशाला में उन्हें उनके लिए रखा गया था। तो विटामिन B5 जो है इसको पैंटोथेनिक एसिड कहा जाता है बड़े प्यार से, और पायरिडॉक्सिन जो नाम रखा है वैज्ञानिकों ने वो विटामिन B6 का है, बायोटिन नाम है B7 का, और विटामिन B9 ये फोलिक एसिड को कहा जाता है। तो इनका ऑफिशियल नाम और घरेलू नाम दिया हुआ है। बताएं कि इसमें से गलत कौन सा है? प्रश्न संख्या 25, और करेक्ट आंसर इसका ई हो जाएगा। अब इसमें हमने ई को क्यों चुन रखा है? क्योंकि ये जितनी चीज़ें हैं ठीक दी हैं, तो गलत कुछ नहीं है। और 26 को देखते हैं। 26 में पूछा गया कि निक्टालोपिया। अब निक्टालोपिया क्या चीज़ है? ये एक सामान्य रतौंधी रोग है। कौन से विटामिन की कमी से होता है? निक्टालोपिया इसका अच्छा वाला मेडिकल टर्म है, बाकी इसको कहेंगे रतौंधी। रात के समय दिखना बंद हो जाता है। तो कौन से विटामिन की कमी से होता है? ये तो सिंपल सीधा क्वेश्चन है, विटामिन ए की कमी से होता है। लेकिन समस्या ये है ना कि जब परीक्षा में ऐसा प्रश्न आएगा तो वो रतौंधी का नाम लेंगे ही नहीं। रतौंधी का नाम ले लेंगे तब तो आपका काम आसान हो जाएगा। वो कहेंगे कि निक्टालोपिया होता है। किसकी वजह से होता है बताइए? ये एक रोग है, बस इतना आपको बता देंगे। तो आपको कम से कम ये मालूम होना चाहिए कि ये आंख की बीमारी है, और आंख की कोई भी बीमारी हो, रतौंधी ही नहीं, अगर कोई भी डिजीज हो रही है उसमें किसी तरह का हीनताजन्य रोग हो रहा है तो वो विटामिन ए की कमी से होता है आमतौर पर। अब इसके बाद चलते हैं आगे। प्रश्न संख्या 27, निम्नलिखित में से कौन सी ऐसी डिजीज है जो कि वृद्धि हार्मोन के ज्यादा निकलने की वजह से होती है? जो ग्रोथ हार्मोन है वो ज्यादा रिलीज होता है। कम रिलीज होगा तो भी समस्या है, ज़्यादा होगा तो भी समस्या है। तो ज़्यादा होगा तब क्या होगा बताइए? अब इसमें कुछ रोगों के नाम दिए हैं और करेक्ट आंसर इसका बी हो जाएगा। ये एक्रोमेगाली नाम का रोग होता है जिसमें कि ग्रोथ हार्मोन बहुत ज़्यादा रिलीज होता है, और कम निकलेगा तो आप बौने रह जाएंगे, शारीरिक विकास अवरुद्ध हो जाएगा। मिक्सिडेमा जो है, ये मिक्सिडेमा डिजीज ये भी हार्मोन्स की वजह से ही होती है। थायरॉक्सिन हार्मोन जब बहुत कम मात्रा में निकलता है तो होती है। और ग्रेव्स डिजीज जो है वो थायरॉक्सिन हार्मोन के ज़्यादा निकलने से होती है। तो फिलहाल इसमें से हम एक्रोमेगाली को चुनते हैं, जो कि हमारा बी वाला ऑप्शन है। प्रश्न संख्या 28 को देखते हैं, कौन सा विकल्प सही है जरा बताइए। सबसे सूक्ष्म पादप बीज यानी प्लांट सीड होता है ऑर्किड, और सबसे बड़ा पादप गुणसूत्र यानी प्लांट क्रोमोसोम होता है साइकस। सबसे बड़ा पादप अंड यानी प्लांट एग होता है ट्रिलियम। सही कौन सा है वो आपको बताना है। तो प्रश्न संख्या 28 को आपने देखा और करेक्ट आंसर इसका बी हो जाएगा। बी वाले ऑप्शन को हमने चुना क्योंकि इसमें सिर्फ पहला वाला सही है, बाकी सब गलत है। ट्रिलियम जो है ये सबसे बड़ा पादप गुणसूत्र होता है, और सबसे बड़ा पादप अंड यानी प्लांट एग होता है साइकस। इसके बाद 29वें क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि कौन सा इसमें से विषम है। तो जिंक की कमी होती है तो धान में खैरा रोग लग जाता है। मक्का में सफ़ेद कली नाम का जो रोग है व्हाइट बड डिजीज है। तो ये व्हाइट बड डिजीज जो है ये असल में जिंक की डिफिशियंसी से होती है। ये यहाँ पे सब जितना दिया है ना, सब जिंक की कमी से होने वाले दिया हुआ है। जिंक की कमी से लिटिल लीफ हो जाता है पौधों में, और जिंक की कमी से ही जो फूल गोभी है उसके अंदर ब्राउनिंग का रोग लग जाता है। तो अब ये बताएं कि इसमें से विषम कौन सा है। विषम यानी एक गलत है, वही तलाश करनी है आपको। तो देखिए, जो फूल गोभी यानी कॉलीफ्लावर होती है उसके अंदर ब्राउनिंग नाम का जो रोग होता है ना, वो बोरॉन की कमी से लगता है, ना कि जिंक की कमी से। तो वही वाला ऑप्शन इसमें गलत है, बाकी सब जो है ना वो सही है। इसके बाद प्रश्न संख्या 30 को देखते हैं। यहाँ पर देखें, हरगोविंद खुराना, डॉक्टर हरगोविंद खुराना, इन्होंने आनुवांशिक कोड का प्रतिपादन किया था, यानी डिस्कवरी ऑफ जेनेटिक कोड। डेमेत्री इवानोवस्की, इन्होंने आर्टिफिशियल हार्ट बनाया था। विलियम जॉनसन, इन्होंने विषाणुओं की खोज की थी, यानी वायरस की खोज की थी। और जीन शब्द का प्रतिपादन ये जार्विक ने किया था। अब ये बताएं कि इसमें से सही कौन सा है। प्रश्न संख्या 30 सामने है आपके, और सही एकमात्र हरगोविंद खुराना वाला ही है। बाकी जितने ऑप्शन है ना सब गलत दिए हैं। दमित्री इवानोवस्की ये विषाणु की खोज के लिए जाने जाते हैं। तंबाकू के पत्तों और नींबू के ऊपर इन्होंने देखा था। और विलियम जॉनसन जो है, इन्होंने जीन शब्द को सबसे पहले इस्तेमाल किया था कृत्रिम हृदय बनाने के लिए, यानी आर्टिफिशियल हार्ट बनाने के लिए रॉबर्ट जार्विक का नाम देखा जाता है। तो इसमें से हमने ए को चुना। प्रश्न संख्या अगला यानी 31वां। अब यहाँ से मोड चेंज हो गया है, हम लोग साइंस में बहुत ज़्यादा भ्रमण कर चुके हैं। अब यहाँ पूछा गया, ज्योग्राफी का क्वेश्चन है, कौन सा दर्रा भारत, चीन और अफगानिस्तान की सीमा के त्रिसंगम पे, 3 देशों की सीमा मिल रही है तो त्रिसंगम है, वहां के पास में काराकोरम पर्वत श्रेणी में अवस्थित है। बताइएगा, ये मिटांका है, पार्पिक है, खुंजेराब है और अघिल है। मतलब अघिल दर्रा असल में कहा जाता है, यहाँ अघिल लिखा हुआ है। कुल मिलाकर बताएं इसमें से दर्रा कौन सा है। इसकी लोकेशन आपको बता दी है, नाम आपको बताना है।
तो ये मिंटाका है, ठीक है, और मिंटाका को हम चुनेंगे तो ये पहला वाला ऑप्शन हो जाएगा। ये भारत, चीन और अफगानिस्तान के बॉर्डर पे, मतलब एक जो वहाँ पे त्रिसंगम हो रहा है, 3 देशों का संगम हो रहा है, वहाँ पे काराकोरम रेंज में है। कभी कभी रेंज भी पूछी जाती है। प्रश्न संख्या 32 आपसे पूछ रहा है कि अरावली पर्वतमाला जो है वो कौन कौन से राज्यों में फैली है? गुजरात, राजस्थान, हरियाणा, पंजाब। अब इसमें से आपको चुनना है। तो अरावली रेंज जो है वो गुजरात, राजस्थान, हरियाणा और दिल्ली में फैली है, और उस आधार पर अगर आप चुनिएगा तो इसमें से ए वाला ऑप्शन आपका परफेक्ट है। प्रश्न संख्या 33, घिसा हुआ अपशिष्ट पर्वत है, माफ कीजिएगा, अवशिष्ट पर्वत है, और निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही सुमेलित नहीं है? तो चंदूबी लेक जो है ये असम में है, साला लेक आपकी ये अरुणाचल में है, जबकि कांकरिया गुजरात में है, और रेणुका हिमाचल में है। कौन सा गलत है वो बताइए। अब इसमें अगर आप देखें तो ई वाला ऑप्शन सही होता है, क्योंकि जितनी चीजें हैं वो सही हैं, गलत कुछ भी नहीं है। अगले वाले को देखते हैं, प्रश्न संख्या 34, गलत विकल्प का यहाँ भी चयन करना है। तो आंध्र प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी है अरमाकोंडा, और सोनसोगोर जो है ये गोवा की सबसे ऊंची चोटी है। अरुणाचल की सबसे ऊंची चोटी है कांगतो, और रियो पुरगिल जो है ये हरियाणा की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है। तो अब ये बताइए कि इसमें से गलत कौन सा है। प्रश्न संख्या 34 को आप देख रहे हैं, और इसका जो सही जवाब है वो डी हो जाएगा, ठीक है। रियो पुरगिल जो है ये इसमें दिया हुआ है ना, ये हिमाचल प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी है, ना कि हरियाणा की। यहाँ हरियाणा नहीं होना चाहिए था, हिमाचल होना चाहिए था। इसके बाद चलते हैं आगे, प्रश्न संख्या 35 को देखते हैं। कर्क रेखा भारत के किस राज्य से होकर नहीं गुजरती है? तो राजस्थान, मिजोरम, मध्य प्रदेश, त्रिपुरा। अब इसमें से आप देखें तो कर्क रेखा 8 राज्यों से होकर गुजरती है, और उसमें ये सभी आते हैं। वैसे अगर देखा जाए तो राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम, ये सब उसमें कवर होते हैं, और इसलिए हम इसका ई वाला ऑप्शन चुनकर आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 36, किस वायसराय के शासनकाल में काकोरी ट्रेन डकैती हुई थी, अंग्रेजों की नींव हिल गई थी? तो ये कौन सा वायसराय था, इसमें से आप देखकर बताएं। 36, और इसका जो राइट आंसर है वो लॉर्ड रीडिंग होना चाहिए, क्योंकि उसी का समय था 1921 से लेकर 1926, और काकोरी ट्रेन डकैती कब होती है? ये 9 अगस्त 1925 में होती है। तो इसमें से हम चुनेंगे किसको? लॉर्ड रीडिंग को चुनेंगे, और ये वाला सी वाला ऑप्शन सही होगा। 37वें को देखें, यहाँ क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर अरेंज करना है, और कलकत्ता कारपोरेशन एक्ट आता है, प्राचीन स्मारक संरक्षण अधिनियम लाया जाता है, बंगाल का विभाजन होता है, करजन के समय की घटनाएं हैं। अब आपको इन्हें अरेंज करना है, तो करेक्ट आंसर क्या होगा? ए वाला होगा। ये पहले से ही व्यवस्थित है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। आप जानते हैं कि कलकत्ता कारपोरेशन एक्ट की जो डेट है वो 1899 है, और एंशियंट मैन्यूमेंट प्रिजर्वेशन एक्ट जो है वो 1904 का है, जबकि पार्टीशन ऑफ बंगाल जो है वो 1905 का है। इसी में ल्हासा की संधि अगर जोड़ देता है तो वो भी शामिल हो जाता है। फिलहाल 1, 2, 3 ये क्रम में सही है। इसके बाद आप आगे चले, प्रश्न संख्या 38 को देखें। वायसराय लॉर्ड रिपन का शासनकाल था, और उसके दौरान सर विलियम हंटर की अध्यक्षता में एक एजुकेशन कमीशन का गठन किया जाता है। कब किया जाता है वो डेट आपको बतानी है। वायसराय कौन था उस समय वो बता दिया है, तो वो भी आपको याद रखना पड़ेगा। अब इसमें से करेक्ट आंसर इसका बी हो जाएगा। 1882 का ये समय था, ठीक है, 1882 में ये गठित होता है, और लॉर्ड रिपन का जो समय है वो 1880 से लेकर 1884 का है। प्रश्न संख्या 39 को आप देख रहे हैं, कौन सी घटनाएं वायसराय लॉर्ड लिटन के शासनकाल से जुड़ी हुई हैं? तो अब यहाँ इनकी घटनाओं को देखें। रॉयल टाइटल एक्ट है, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट है, आर्म्स एक्ट है, और पहला फैक्ट्री अधिनियम है। इसमें से आपको देखकर बताना है लिटन के शासनकाल से कौन कौन सी घटनाएं ताल्लुक रखती हैं। तो इसमें आप पहले, दूसरे, तीसरे को चुन लीजिए। ये तीनों जो है ये संबंध रखते हैं, लेकिन पहला कारखाना अधिनियम ये 1881 में आता है। तो 1881 वाला जो समय है ना वो रिपन का समय है, और वैसे भी लॉर्ड लिटन जो है वो निहायत ही दकियानूस प्रवृत्ति का वायसराय था। ये सुधारवादी चीजें कर ही नहीं सकता था, जितनी बेकार की चीजें थी, हालांकि उसमें कुछ गलती से अच्छी भी हो जाती हैं, लेकिन ज्यादातर जो बेकार वाली भारतीयों को परेशान करने वाली चीजें थी उसको ये किया करता था। उसकी मंशा यही थी। रिपन जो थे वो सुधारवादी थे तुलनात्मक रूप से, तो उनके समय में ये फैक्ट्री अधिनियम आता है जिसमें कि मजदूरों के हक की थोड़ी सी बात की जाती है। तो ए वाले ऑप्शन को हम चुन लेते हैं। अच्छा, प्रश्न संख्या 40 को देखते हैं। संथाल रिबिलियन 1855 से लेकर 1856 का समय राजमहल हिल्स में हुआ था, मतलब उस रीजन में हुआ था, और राजमहल की पहाड़ियां निम्नलिखित में से किस राज्य के अंतर्गत आती थी, बताइए। अब देखें, इसमें संथाल रिबिलियन जो है ये राजमहल की पहाड़ियां, और वो पूरा बिहार का क्षेत्र था। बाद में झारखंड उसमें से अलग होता है तो टुकड़े हो जाते हैं, लेकिन ये बिहार रीजन में आएगा, और इसमें से हम डी वाले ऑप्शन को चुनेंगे, बिहार। इसके बाद चलते हैं आगे, उस समय की बात की जा रही है, अभी की बात नहीं। 41 को देखिए, कौन से क्षेत्र 1831 में हुए कोल विद्रोह से प्रभावित हुए थे? कोल विद्रोह का जो प्रभाव क्षेत्र था वो कहाँ कहाँ था? रांची था, सिंहभूम था, हजारीबाग था, पलामू था। अब इसमें सारे जाने पहचाने नाम हैं। अब इसमें से आपको चुनना है, तो करेक्ट आंसर आप किसको चुनेंगे? डी को चुनेंगे। ये सभी तो थे, इसमें से कुछ भी तो बचा नहीं था, और इसीलिए हम डी को चुन रहे हैं। अच्छा, प्रश्न संख्या 42 में पूछा गया कि जो यहाँ पर विद्रोहों के नाम दिए हैं, सैन्य विद्रोह है, तो बताइए कि इनका कालानुक्रम क्या होगा, पहले कौन सा हुआ था? जैसे कि 34वीं नेटिव इन्फेंट्री का विद्रोह है, फिर 22वीं इन्फेंट्री का विद्रोह है, 66वीं का है। क्रम आपको इसका अरेंज करना होगा, और इसका जो सही क्रम होगा वो ई वाला हो जाएगा। अब ई को हमने किस लिए चुन रखा है? क्योंकि आप जानते हैं कि 1844 में, सब 1800 वाला है, 1844 में 34वीं नेटिव इन्फेंट्री का विद्रोह होता है, 22वीं का होता है 49 में, ठीक है। और जो
66वीं नेटिव इन्फेंट्री है उसका होता है 50 में। अब ये वाला जो क्रम है ना, ये कहीं नहीं है इसमें। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 43 को देखते हैं। देखिए किसने उस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी जिसमें कि कांग्रेस पार्टी नरम दल और गरम दल में विभाजित हो गई थी, यानी सूरत अधिवेशन की बात हो रही है। तो मदन मोहन मालवीय इसके अध्यक्ष थे, रास बिहारी घोष थे, लाल मोहन घोष थे, या कौन था इसमें से? तो 43 को आप देख रहे हैं और इसका जो करेक्ट आंसर है वो बी होगा। रास बिहारी घोष के द्वारा इसकी अध्यक्षता की गई थी और इसमें गरम दल वाले जो थे वो अपना अध्यक्ष बनाने पर तुले हुए थे और इसी को लेकर जमकर जूतम पैजार होती है, मतलब मारामारी की नौबत आ जाती है। इसके बाद प्रश्न संख्या 44 को देखते हैं। सेरिंगपट्टनम की संधि यानी श्रीरंगपट्टनम की संधि असल में ये हुई और इसके बाद कौन सा आंग्ल मैसूर युद्ध जो है वो समाप्त हो गया। मतलब आपसे ये पूछा जा रहा है कि कौन सा आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था और उसी के परिणाम स्वरूप ये संधि हुई थी। तो ये चौथा वाला था, पहला वाला था, दूसरा वाला था, तीसरा वाला था, उसका क्रम सिर्फ आपको बताना है। 44वां प्रश्न आप देख रहे हैं, करेक्ट आंसर इसका क्या होगा? सी होगा। ये तीसरा एंग्लो मैसूर युद्ध था, यहाँ आप देख रहे हैं, और पहला वाला यहाँ आप देखें, तीसरा आंग्ल मैसूर युद्ध जो है वो 1790 से लेकर 92 के बीच में होता है और श्रीरंगपट्टनम की संधि होती है 1792 में। मैसूर साम्राज्य की शक्ति यहाँ से टूट फूट जाती है। 45वें को देखते हैं। 1775 से लेकर 1782 तक चलता है पहला आंग्ल मराठा युद्ध। ये रेंज आपको बता दी है। कौन सी संधि पर हस्ताक्षर नहीं किया गया था? जिन संधियों पर हस्ताक्षर हुए थे उसको नहीं चुनना है, जिस पर नहीं किया गया था उसको चुनना है। तो आप जानते हैं कि जो पहला आंग्ल मराठा युद्ध होता है उसमें कई सारी संधियां अंत में होती हैं, जैसे कि सूरत की संधि होती है 1775 में, पुरंदर की संधि होती है 1776 में और सलबाई की होती है 1782 में। लेकिन आप जानते हैं कि ये जो बसीन की संधि है ना, ये दूसरे वाले आंग्ल मराठा युद्ध में होती है 1803 से लेकर 5 के बीच में जो होता है। तो इसमें से बसीन या बेसिन की जो संधि है उसको बाहर कर लीजिए, बाकी सब इसमें हुई थी। प्रश्न संख्या 46 में पूछा गया कि अनुच्छेद 371 ए के तहत किस पूर्वोत्तर राज्य के संबंध में स्पेशल प्रोविजन हमें दिखाई देते हैं। 371 ए की बात हो रही है और इसमें नागालैंड के बारे में स्पेशल प्रोविजन दिया हुआ है, यानी विशेष उपबंध दिया है। तो हम इसमें से डी वाले ऑप्शन को चुन लेते हैं। प्रश्न संख्या 47 में पूछा गया कि केंद्र शासित प्रदेश है लक्षद्वीप, निम्नलिखित में से किस राज्य के उच्च न्यायालय के अंतर्गत आता है? कौन सा हाईकोर्ट वहां पर मामले देखने का काम करता है? तो कर्नाटका हाईकोर्ट है, केरल हाईकोर्ट है, तमिलनाडु हाईकोर्ट है, आंध्र प्रदेश का हाईकोर्ट है। ये जो अधिकार क्षेत्र है लक्षद्वीप वाला, ये केरल हाईकोर्ट के जिम्मे है। मतलब ये 1956 में स्थापित हुआ था और प्रादेशिक क्षेत्राधिकार में जो केरल का उच्च न्यायालय है वो केरल को भी देखता है और लक्षद्वीप को भी देखता है। तो इसमें से हम केरल को चुन लेंगे। प्रश्न संख्या 48 में पूछा गया कि भारतीय संविधान के जो भाग दिए हैं उसमें से कौन सा गलत है। भाग 7 में निर्वाचन की व्यवस्था है, भाग 8 में केंद्र शासित प्रदेशों के बारे में बताया गया है, भाग 9 में पंचायतें हैं और भाग 9A जो है उसमें नगर पालिकाएं यानी म्यूनिसिपैलिटीज का प्रावधान दिया हुआ है। तो अब इसमें बताएं गलत कौन सा है। और करेक्ट आंसर इसका ए होगा। निर्वाचन का प्रावधान ये भाग 15वें में है और यहाँ पर क्या दिया है? भाग 7 दिया है, यही वाला गलत है। इलेक्शन के बारे में भाग 15 में बताया गया है, बाकी जितनी चीजें हैं वो ठीक है। प्रश्न संख्या 49 को देखते हैं। 1985 से लेकर 88 का दौर, इस दौरान किसकी अध्यक्षता में शहरीकरण पर एक राष्ट्रीय आयोग का निर्माण किया गया? अब वो अध्यक्ष का नाम आपको इसमें से चुनना है और करेक्ट आंसर इसका सीधा सीधा हो जाएगा, ये सीएम कुरिया थे। ठीक है, तो सीएम कुरिया का नाम ऊपर ही दिख रहा है, आप ए को चुन लीजिए। प्रश्न संख्या 50 अर्धशतक। और देखिए संवैधानिक निकाय इसमें से कौन सा एक है? मतलब आप देखते हैं ना कि कौन सा निकाय संवैधानिक है, संविधान में उसका उल्लेख है, कौन गैर संवैधानिक है। तो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग है, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग है, महिला आयोग है और अल्पसंख्यक आयोग है। अब ये सारे जो कमीशन दे रखे हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी इसमें से कौन सी है? 50। और करेक्ट आंसर इसका क्या होगा? बी हो जाएगा। नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट जो है ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, बाकी राष्ट्रीय महिला आयोग और बाकी जितने हैं इसमें आप देख रहे हैं दिए हुए हैं, ये सब सांविधिक निकाय है यानी सिचुएटरी बॉडी है। ठीक, तो इसमें से हम चुनेंगे किसको? बी वाले ऑप्शन को चुन लेंगे। प्रश्न संख्या 51 में पूछा गया कि भारतीय संविधान में संशोधन की प्रक्रिया से संबंधित प्रावधान किस स्रोत से लिए गए हैं? ये कहाँ से लिया गया है सुधार करने की व्यवस्था? तो 51 को हम देख रहे हैं, करेक्ट आंसर इसका साउथ अफ्रीका हो जाएगा। दक्षिण अफ्रीका के संविधान से हमने ये चीज सीखी है। प्रश्न संख्या 52, बिहार राज्य के संबंध में यहाँ पर कुछ तथ्य दिए हैं, बताइए इसमें से सही कौन सा है? तो सबसे कम जनसंख्या वाला जिला है गोपालगंज, सबसे कम डिकेडल ग्रोथ रेट वाला जो जिला है वो शेखपुरा है और क्षेत्रफल के लिहाज से बिहार का देश में 12वां स्थान है। तो आप ये बताएं कि सही कौन सा है। अब करेक्ट आंसर इसका डी हो जाएगा, केवल तीसरा सही है, बाकी सब चीजें गलत है। सबसे कम जनसंख्या वाला जिला शेखपुरा है, आप जानते हैं, और डिकेडल ग्रोथ सबसे कम दर्ज की गई है गोपालगंज में। तो पहला दूसरा गलत है, सिर्फ तीसरा सही है और इसीलिए हम डी को चुनते हैं, केवल यही सही है। प्रश्न संख्या 53 को देखते हैं। कौन सा विकल्प सही सुमेलित नहीं है? तो बिहार में लोकसभा सीटों की संख्या है 40, विधानसभा सीटों की संख्या है 243, राज्यसभा सीटों की संख्या है 18 और विधान परिषद के सदस्यों की संख्या है 75। इसमें से बताइए कि गलत कौन सा है। और इसका जो राइट आंसर है वो इसमें सी हो जाएगा। गलत की हमें तलाश करनी है। तो नंबर ऑफ बिहार राज्यसभा सीट जो है वो 18 दी हुई है, जबकि राज्यसभा सीटों की संख्या कितनी है? 16 है। प्रश्न संख्या 54, इसमें कुछ 3 स्टेटमेंट दिए हुए हैं, जैसे कि क्षेत्रफल के लिहाज से सबसे बड़ा जिला है पश्चिमी चंपारण,
सबसे ज़्यादा डिकेडल ग्रोथ दर्ज की गई मधेपुरा में और सबसे ज़्यादा वर्षा होती है किशनगंज में। आप ये बताइए कि सही कौन सा है। तो 54 को आप देख रहे हैं, करेक्ट आंसर इसका ए हो जाएगा। ये तीनों ही सही है, यहाँ जानकारी एकदम ठीक दी है तो हम ए को चुनते हैं। प्रश्न संख्या 55, बिहार राज्य के निम्नलिखित में से कौन से जिले पश्चिम बंगाल की सीमा को स्पर्श करते हैं? किशनगंज है, पूर्णिया है, शेखपुरा है और करेक्ट आंसर इसका क्या हो जाएगा? इसमें से बी हो जाएगा, केवल पहला दूसरा। ये आप देख रहे हैं ना, किशनगंज और पूर्णिया ये दोनों स्पर्श करते हैं। बाकी आप जानते ही हैं कि पश्चिम बंगाल से किशनगंज भी स्पर्श करता है। अच्छा, कटिहार का नाम इसमें नहीं दिया है तो कटिहार भी स्पर्श करता है। अगर कटिहार दिया रहता तो उसको भी हम चुनते, लेकिन 2 ही दिया है तो हमने चुन लिया। अच्छा, अब 56वें को देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन वैशाली जिले में? तो नकटी पक्षी अभ्यारण्य वहाँ पे है, बरेला झील, सलीम अली जुब्बा साहनी जो पक्षी अभ्यारण्य है वो वहाँ पर है, गौतम बुद्ध वन्यजीव अभ्यारण्य है या फिर पंत वन्यजीव अभ्यारण्य है। इसमें से कौन सी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी वहाँ पर है, बताइए। तो आप जानते हैं कि बी वाला ऑप्शन आपको चुनना है। बरेला झील वाला जो है ये वैशाली में है, बाकी नकटी वाला जमुई में है और गौतम बुद्ध वन्यजीव अभ्यारण्य ये गया में है, जबकि राजगीर में आपका पंत वन्यजीव अभ्यारण्य है जो कि नालंदा में पड़ता है। तो इसमें से हम चुनेंगे किसको? बी वाले ऑप्शन को। प्रश्न संख्या 57 में पूछा गया कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प गलत है? तो बिहार राष्ट्रभाषा परिषद पटना में है, काशी प्रसाद जायसवाल रिसर्च इंस्टीट्यूट आपका पटना में है, भारतीय नृत्य कला मंदिर ये भी पटना में है और बिहार उर्दू अकेडमी ये भी पटना में है। अब ये बताइए कि इसमें से गलत कौन सा है। अब इसमें आप ई वाले ऑप्शन को इसलिए चुनेंगे क्योंकि आप जानते हैं कि ये सारी चीजें ठीक दी हुई हैं, सारी जो लोकेशन वगैरह है वो सही है और इसीलिए हम ई को चुनते हैं। प्रश्न संख्या 58 में देखें, बिहार राज्य के निम्नलिखित में से किस जिले में 1979 में महाराजा लक्ष्मीश्वर सिंह संग्रहालय की स्थापना की गई? ये आप देखिए, तो दरभंगा है, शिवहर है, वैशाली है, रोहतास है, इसमें से आपको देखकर बताना है। और प्रश्न संख्या 58 का जो करेक्ट आंसर है वो इसमें ए हो जाएगा, ये दरभंगा है। ठीक है, दरभंगा में की गई 1979 में। प्रश्न संख्या 59, 2011 के सेंसस के अकॉर्डिंग यहाँ स्टेटमेंट देखिएगा, बिहार राज्य सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य था, केरल राज्य सबसे ज्यादा लिंगानुपात वाला है और लक्षद्वीप में महिला साक्षरता सबसे ज्यादा थी। अब ये बताएं कि सही कौन सा है। ये सारी इन्फॉर्मेशन जो है ये पुराने वाले सेंसस पर आधारित है और इसमें हम बी वाले ऑप्शन को चुनेंगे, यानी पहला दूसरा कथन तो ठीक दिया है लेकिन तीसरा वाला गलत है। केरल में ही महिला साक्षरता सबसे ज्यादा थी, न कि लक्षद्वीप में। इसके बाद 60वां क्वेश्चन, 2011 के सेंसस के हिसाब से बताइए कि कौन सा ऐसा राज्य या संघ शासित क्षेत्र है जहां पर कोई अनुसूचित जाति निवास नहीं करती है? तो अरुणाचल प्रदेश है, नागालैंड है, अंडमान निकोबार है और लक्षद्वीप है। इसमें से आपको ये बताना है कि कहीं कोई ऐसा क्षेत्र जहां पर शेड्यूल कास्ट नहीं रहती है। तो 60वां प्रश्न आप देख रहे हैं, करेक्ट आंसर इसका ए हो जाएगा। मतलब 1, 2, 3 को आप चुन रहे हैं इसमें से और चौथा भी इसमें शामिल है। ठीक है, मतलब ये है कि इसमें अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, अंडमान निकोबार द्वीप समूह और लक्षद्वीप, यहाँ पर कोई अनुसूचित जाति नहीं रहा करती। और इसके बाद 61वां क्वेश्चन आप देखें, ब्रिक्स देशों के अंतर्गत भारत में शहरीकरण की दृष्टि से कौन से स्थान पर हम ठहरते हैं? मतलब ब्रिक्स देश जो हैं, ब्रिक्स के अंदर जितने भी देश आते हैं उसमें शहरीकरण के मामले में हमारी पोजीशन क्या है? तो 61 को आप देखें और इसका जो राइट आंसर है वो सी हो जाएगा। हम 5वें स्थान पे हैं, हमारी स्थिति बहुत अच्छी नहीं है। ठीक, इसके बाद और सबसे ऊपर कौन है? ब्राजील है, उसके बाद फिर रशिया है, फिर साउथ अफ्रीका है, फिर चीन है और अंत में सबसे लास्ट में हम हैं। इसके बाद 62वें को देखते हैं। यहाँ पर आपको क्रम बताना है कि कौन से नंबर की वन स्थिति रिपोर्ट 2021 में जारी की गई। 2021 की रिपोर्ट है, 2022 में उसको जारी किया गया, तो वो डाटा जारी किया गया। अब इसमें आप बताइए कौन से नंबर की थी। तो इसमें से देखिए ये 17वें क्रम की थी, ये 17वीं वन स्थिति रिपोर्ट थी। हम बी वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करते हैं। प्रश्न संख्या 63, वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के हिसाब से जो कि 2022 में जारी हुई, वृक्षावरण के मामले में किस राज्य का क्षेत्रफल सबसे ज्यादा है? वृक्षावरण यानी ट्री कवर की बात हो रही है, कहाँ पर सबसे ज्यादा है? क्षेत्रफल के आधार पर आपको बताना है। तो 63वें को आप देख रहे हैं, करेक्ट आंसर इसका ए होगा, महाराष्ट्र। क्षेत्रफल के लिहाज से अगर देखें तो महाराष्ट्र। और इसके बाद चलते हैं आगे। प्रश्न संख्या 64, भारत की वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के हिसाब से निम्नलिखित में से किस टाइगर रिजर्व में प्रतिशत के मामले में सबसे ज्यादा वनावरण यानी फॉरेस्ट कवर पाया जाता है? ये पक्के टाइगर रिजर्व है, अचानकमार अमरकंटक है, सिमलीपाल है, ओडिशा वाला या मानस है? बताइए इसमें से टाइगर रिजर्व्स के नाम दिए हैं। और 64 को आप देख रहे हैं, करेक्ट आंसर इसका ए हो जाएगा, ये पक्के है। ठीक है, पक्के जो है ये अरुणाचल में है और 96.83% यहाँ पे वनावरण दर्ज किया गया। तो इसमें से हम पक्के को चुन लेते हैं जो कि बिल्कुल पक्का है। और इसके बाद 65 को देखते हैं। 2019 का आकलन है, मतलब बीत चुका है तो पिछला आकलन है, उसकी तुलना में देश के कार्बन स्टॉक में कितने मिलियन टन की वृद्धि हुई है और हम कार्बन न्यूट्रलिटी की तरफ बढ़ रहे हैं, ऐसा सरकार का मानना है। अभी बजट में इसका उल्लेख भी किया गया था, फिलहाल वो अलग बात है। अब इसमें बताइए कितना मिलियन टन बढ़ गया है 2019 की तुलना में। और 65वां जो आप देख रहे हैं ना, इसका करेक्ट आंसर डी हो जाएगा, 79.4, गजब की बढ़ोतरी। और इसके बाद चलते हैं आगे, 66वें नंबर के क्वेश्चन को देखें। यहाँ पर कृषि डाटा दिया हुआ है, फल का उत्पादन और उत्पादन में प्रथम राज्य। तो अंगूर उगाने में सबसे पहले नंबर पर है महाराष्ट्र, लीची के मामले में बिहार, पपीता उगाने में तमिलनाडु और अनानास के लिए वेस्ट बंगाल। इसमें से गलत कौन सा है? 66वें को आपने देखा,
करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। पपीते के मामले में तमिलनाडु नहीं, पपीते के मामले में आंध्र है, ठीक है। यहाँ पर तमिलनाडु का नाम लेकर आप आंध्र की बेइज्जती नहीं करेंगे, तो इसे हमने चुन लिया। इसके बाद 67वें प्रश्न को देखते हैं। लेटेस्ट एग्रीकल्चर का डाटा जो है यानी 2022 का, उसके हिसाब से दुनिया का कौन से नंबर का सबसे बड़ा मक्का उत्पादक देश है? हमारा देश यानी भारत। तो हम कौन से नंबर पर आते हैं जरा बताइए। अब देखें, इसका जो करेक्ट आंसर है वो डी होना चाहिए, क्योंकि हम 7वें स्थान पे आते हैं। मक्के के मामले में हमारी कंडीशन बहुत अच्छी नहीं है। पहले स्थान पे, अब राज्यवार नहीं देखना था इसमें, देशों के आधार पे, तो पहले स्थान पे अमेरिका है, उसके बाद है चीन और उसके बाद है ब्राजील। भारत का 7वां स्थान है, बीच में कौन और है वो जानने की आवश्यकता नहीं। और अपने देश में राज्यवार अगर देखें तो कर्नाटक का पहला स्थान है, उसके बाद है एमपी और फिर है एमएच यानी महाराष्ट्र। इसके बाद 68 को देखते हैं। अकॉर्डिंग टू द सेकंड एडवांस एस्टिमेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ मेजर क्रॉप्स रिलीज टू द ईयर 2021-22, माने ये है कि जारी प्रमुख फसलों के उत्पादन का जो द्वितीय अग्रिम अनुमान है, उसके हिसाब से निम्नलिखित में से कौन सी तिलहन फसल यानी जो ऑयल सीड होती है, ऑयल सीड क्रॉप्स होती हैं, उनका सर्वाधिक उत्पादन दर्ज किया गया है। ध्यान दीजिएगा कि ये अग्रिम अनुमान है। अब इसमें से ऑयल सीड का नाम आपको चुनना है। तो आप देख रहे हैं, और ये जो क्वेश्चन है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी वाला, सोयाबीन, ठीक है। सोयाबीन का इसमें से सबसे ज़्यादा है। आगे बढ़ते हैं, कितना है तो 13.12 मिलियन टन है, सबसे अधिक इसको माना गया है। इसके बाद 69वां प्रश्न आपका इंतजार कर रहा है, 2021-22 का आंकड़ा, उसके हिसाब से फसलों के उत्पादन का जो अग्रिम अनुमान है, दूसरा अग्रिम अनुमान है असल में, उसमें मोटे अनाज के उत्पादन का औसत उत्पादन की तुलना में लगभग कितने मिलियन टन ज़्यादा हमें दिखाया जा रहा है। ठीक, अब यहाँ पे कितना मिलियन टन अधिक है वो बताना है मोटे अनाज के लिए, ध्यान दीजिएगा। और 69वां प्रश्न जो है ना, इसका करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए? इसमें से ए वाला 3 मिलियन टन ज़्यादा है। इसके बाद चलते हैं आगे, मतलब 49.86 मिलियन टन का टोटल अनुमान है, जो कि 3 मिलियन टन ज़्यादा है। इसके बाद 70वें प्रश्न में पूछा गया कि जो खनिज डाटा है उसके हिसाब से हेमेटाइट का सबसे बड़ा भंडार कौन से राज्य में है, और इसका जो सही जवाब है वो इसमें ई होना चाहिए। अब देखें इसमें कैसे हम चुनेंगे। असल बात यह है कि हेमेटाइट के मामले में ओडिशा पहले नंबर पर है, भंडारण के मामले में। इसके बाद दूसरे नंबर पर है झारखंड और तीसरे नंबर पर है छत्तीसगढ़। इसमें नाम दिया ही नहीं है, इसमें सबसे लार्जेस्ट पूछ रहा था। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 71 को देखते हैं। ऊर्जा सांख्यिकी डाटा जो है उसके हिसाब से किस राज्य में प्राकृतिक गैस का सबसे ज़्यादा बड़ा भंडार मौजूद है? इसमें से राज्य का नाम आपको चुनना है, और इसका जो सही जवाब है वो इसमें ए हो जाएगा। आप असम को चुनेंगे, असम के पास सबसे ज़्यादा है, उसके बाद आंध्र के पास है, उसके बाद राजस्थान के पास है, और उसके बाद सबसे कम गुजरात के पास है। 72 को देखते हैं। यहाँ पर आपको गलत विकल्प का चयन करना है। पहली सिंचाई परियोजना बिहार की है सोन बहुउद्देशीय परियोजना। मोइनुल हक स्टेडियम पटना का जो है ये बिहार का पहला स्टेडियम है। सर्वोच्च न्यायालय में पहले मुख्य न्यायाधीश बनने वाले मतलब पहले बिहारी हैं भुवनेश्वर प्रसाद सिन्हा। और मंजू प्रकाश जी जो है ये राज्य महिला आयोग की प्रथम अध्यक्षा हैं। अब आप ये बताएं कि इसमें से गलत सूचना नियुक्ति के बारे में कौन सी है? तो इसमें आप ई को चुनेंगे, क्योंकि जितनी चीज़ें हैं वो सभी सही दी हुई हैं, कुछ भी गलत नहीं है। प्रश्न संख्या 73। गौतम बुद्ध के समय में उत्तर भारत की राजनीति में महाजनपदों का उदय हो रहा था, तो 4 शक्तिशाली राजतंत्रों का वर्चस्व था। विषम का चयन आपको करना है, यानी उन 4 में कौन सा शामिल नहीं है या शामिल है, उस आधार पर आपको देखना है। देखें, कौशल, वत्स, गांधार और मगध। करेक्ट आंसर क्या होगा? सी होगा। कौशल, वत्स, अवंती और मगध, ये 4 राजतंत्र थे जो कि सबसे ज़्यादा शक्तिशाली थे, लेकिन इसमें गांधार नहीं था, गांधार इस राजनीति से बाहर था। प्रश्न संख्या 74। मस्की के लघु शिलालेख में निम्नलिखित में से किसने स्वयं को मगध का सम्राट कहा है, मगधाधिराज कहा है? ये किसके द्वारा दिया हुआ संबोधन है? तो 74 का आप देख रहे हैं, और इसका जो राइट आंसर है वो अशोक हो जाएगा। वैसे भी सबसे ज़्यादा शिलालेख लिखवाना और अपने बारे में तारीफ करवाने का काम कौन करता था? सम्राट अशोक। ठीक, मौर्य वंश में अकेले यही प्रतापी राजा नहीं थे, चंद्रगुप्त जो थे वो इनसे ज़्यादा सामर्थ्यवान थे। मतलब जमीन से उठाकर साम्राज्य को शिखर तक ले जाने का काम चंद्रगुप्त ने किया था अकेले दम पे, आचार्य चाणक्य के मार्गदर्शन में। अशोक को बना बनाया साम्राज्य मिला था, ठीक है उन्हें संघर्ष करना पड़ा था, लेकिन अपने बारे में इतिहास दर्ज करवाने का जो शौक होता है ना, ये इतिहास के पन्ने जब एक बार लिख दिए जाते हैं तो लोग उसी को पढ़ते हैं। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 75 को देखते हैं। निम्नलिखित में से किसने भागलपुर जिले में स्थित विक्रमशिला महाविहार और विश्वविद्यालय का निर्माण करवाया था? और नालंदा विश्वविद्यालय के रखरखाव के लिए 200 गांव दान में दिए थे, गांवों से लगान वसूलते थे और उससे महाविहारों को पोषित करते थे। तो बताइए कि ये शासक कौन सा था? 75 को आप देख रहे हैं, और इसका जो राइट आंसर है इसमें ध्यान से पहले देख लीजिएगा, इसका राइट आंसर होगा धर्मपाल। वैसे भी आप देख रहे हैं विक्रमशिला का नाम आ गया तो आप आराम से इसमें पकड़ सकते थे। प्रश्न संख्या 76 को देखते हैं, कौन सा सही विकल्प है? राजगीर के जैन मंदिरों के अभिलेखों में ये उल्लेख मिलता है कि फिरोज शाह तुगलक ने उन्हें दान किया था, मतलब दान दिया था। और मुगल सम्राट अकबर ने सबसे पहले बिहार को अपने साम्राज्य में मिलाया। बंगाल का नवाब था मीर कासिम, उसने मुंगेर को अपनी राजधानी बनाया, क्योंकि जब नवाब के पद से अंग्रेज उसे हटा देते हैं तो वो अपनी सेना तैयार करने लगता है और अंग्रेजों की निगाह से वो बचना चाहता है, इसलिए वो मुंगेर में आ जाता है। तो अब ये बताइए कि सही कौन सा है? तो 76 को आप देख रहे हैं ध्यान से, और इसका जो सही जवाब है वो ए हो जाएगा। ये तीनों ही स्टेटमेंट सही है, कुछ भी गलत नहीं है। प्रश्न संख्या 77 में पूछा गया कि अंग महाजनपद का उल्लेख सबसे पहले अथर्ववेद में किया गया और राजधानी इसकी कहाँ पर थी, किसके पास में चंपा थी?
तो इसमें आप जगह देखें, पटना, वैशाली, सीतामढ़ी, भागलपुर, और करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा भागलपुर। भागलपुर और मुंगेर वाला जो क्षेत्र है ना बिहार का, वो अंग महाजनपद के अंतर्गत आता था, और वैसे तो इसकी सीमा जो है वो बंगाल की खाड़ी तक फैली हुई थी। 78 को आपने देखा, इसमें सबसे कम समय तक शासन करने वाले शासक का नाम आपको चुनना है। बिंदुसार, अशोक, चंद्रगुप्त मौर्य और उदय भद्र का नाम दिया है। 78 का जो करेक्ट आंसर है वो डी होगा, ये उदय भद्र है। ठीक है, उदय भद्र का जो शासन था वो सबसे कम समय तक था, 460 से लेकर 444, बाकी सबका सबसे ज़्यादा। इसके बाद 79 को आप देखें, मिथिला का स्वर्ण युग कौन से शासन मतलब कौन से वंश के शासनकाल को कहा जाता है, बताइए। मिथिला का स्वर्ण युग, तो मिथिला का स्वर्ण युग कहा जाता है कर्नाट वंश के शासकों के शासनकाल को। ठीक है, तो कर्नाट वंश को आप इसमें से चुन लेंगे। प्रश्न संख्या 80 को देखते हैं। तुगलक काल में बिहार शरीफ बिहार की राजधानी थी, और वर्तमान समय के लिहाज से तुगलक काल में बिहार की राजधानी कौन से जिले के अंतर्गत आएगी, यानी वो जो बिहार शरीफ वाला स्थान है वो कहाँ पर आएगा, कौन से जिले के अंतर्गत रखा जाएगा। तो ये नालंदा हो जाएगा। ठीक है, जिले के हिसाब से ये नालंदा हो जाएगा, और हम इसमें से ए वाले विकल्प को चुनेंगे। 81 को देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन नक्शबंदी संप्रदाय, जो कि चिश्ती संप्रदाय था, उसके संत थे और बिहार शरीफ के निवासी मुल्ला मोहन के शिष्य थे। इसमें प्रश्न जो है ना उसे एक बार फिर से देख लीजिए। निम्नलिखित में से कौन नक्शबंदी संप्रदाय के प्रमुख संत बिहार शरीफ निवासी मुल्ला मोहन का शिष्य था, यानी उस शासक का नाम आपको बताना है जो कि इन संत का शिष्य हुआ करता था। तो ये इल्तुतमिश था, औरंगजेब था, शाहजहां था या हुमायूं, इसमें से आप देखकर बताएं। तो ये औरंगजेब था। ठीक है, वैसे भी आप जानते हैं कि औरंगजेब जो है ये रूढ़िवादी संप्रदाय था, ये चिश्तियों का। हर चिश्ती संप्रदाय रूढ़िवादी नहीं हुआ करता था, कुछ जो थे बड़े कट्टर थे, उसमें से नक्शबंदी सिलसिला भी आता है। तो औरंगजेब इसे मानता था, खुद उसकी मानसिकता भी ऐसी ही थी। 82 को देखते हैं। गलत विकल्प का आपको चयन करना है। कलिंग की विजय 261 ईसा पूर्व में हुई थी, एकमात्र अशोक के जीवन का युद्ध। और विक्रम संवत की शुरुआत होती है 57 ईसा पूर्व में, यानी ईसा मसीह पैदा भी नहीं हुए थे, उससे 57 साल पहले विक्रम संवत शुरू हो चुका था। और शक संवत की शुरुआत होती है 78 ईस्वी में, ध्यान दीजिएगा ये ईस्वी है, ईसा पूर्व नहीं। और सिंध पर पहला अरबों का हमला होता है 712 में। अब बताइए गलत कौन सा है। तो 82 को आप देख रहे हैं, और इसका जो सही जवाब है इसमें 82 को आप ध्यान से पहले देख लीजिए। सही जवाब कौन सा होगा, ई हो जाएगा, क्योंकि ये जितनी चीज़ें हैं सभी सही दी हैं, कुछ भी गलत नहीं है इसमें। और 83 को देखते हैं। किस शासक ने सबसे अधिक समय तक शासन किया है। वत्सराज है, महेंद्रपाल प्रथम है, मिहिर भोज और धर्मपाल का भी नाम दिया है। और इसमें जो सही जवाब है वो इसका सी हो जाएगा। यहाँ आप देख रहे हैं ना, मिहिर भोज सबसे लंबा शासनकाल इन्हीं का है, 1836 से लेकर 1885। इसके बाद प्रश्न संख्या 84 को देखते हैं। कालानुक्रम में आपको अरेंज करना है। सेमल का युद्ध है, तालीकोटी का युद्ध है और सुवाली का युद्ध है। अब इसमें क्रम क्या होगा, तो 84 को आप देखें। सेमल का युद्ध होता है 1544 में, 1565 में होता है तालीकोटी बन्नीहट्टी का युद्ध, और स्वाली का युद्ध होता है 1612 में। मतलब इसका जो ए वाला अरेंजमेंट है वो सही है, ये पहले से ही व्यवस्थित था। 85 को देखते हैं। कौन सा गलत है बताइए। धौलावीरा जो है ये गुजरात के कच्छ जिले में पड़ता है। रंगपुर जो है ये काठियावाड़ डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। अहमदाबाद में पड़ता है लोथल, और आलमगीरपुर जो है ये गुजरात का अरवल्ली जिला है। गलत कौन सा है, तो गलत इसमें आलमगीरपुर है। आलमगीरपुर गुजरात में कहाँ से घुस जाएगा, ये तो यूपी का पार्ट है ना, यूपी में मेरठ जिले में पड़ता है। इसके बाद 86 को आप देखें। वामदेव ऋग्वेद में निम्नलिखित में से किस मंडल के रचनाकार थे। वामदेव एक समय इंद्र को अपदस्थ करके देवराज बन जाते हैं, बाद में इन्हें घमंड हो जाता है तो इनकी बड़ी बुरी गति होती है। अब बताइए कि ऋग्वेद का कौन सा मंडल इन्होंने लिखा था, ये ऋषि थे। तो 86 को देखें, और करेक्ट आंसर इसका क्या होगा, सी हो जाएगा। ये 4th मंडल के रचयिता थे, 4थे मंडल को इन्होंने लिखा था। बाकी 3रा मंडल विश्वामित्र ने लिखा था, 5वां अत्रि ऋषि के द्वारा लिखा गया था। बृहद समद और उनके जो शिष्य थे उन्होंने दूसरे मंडल को रचा था। इसके बाद प्रश्न संख्या 87 में पूछा गया कि डायनेस्टी और फाउंडर का नाम दिया है, बताइए गलत कौन सा है। तो खिलजी वंश का संस्थापक जलालुद्दीन खिलजी था। तुगलक डायनेस्टी को मोहम्मद बिन तुगलक ने स्थापित किया था, ऐसा दिया है। सैयद वंश का संस्थापक खिज्र खां था, और बहलोल लोदी ने लोदी वंश को स्थापित किया था। कौन सा गलत है, तो साफ दिख रहा है कि इसमें जो तुगलक डायनेस्टी का संस्थापक दिया है वो MBT नहीं था, बल्कि गयासुद्दीन तुगलक था, जो कि एक सुलझा हुआ इंसान था। ठीक है कि उसके पास MBT यानी मोहम्मद बिन तुगलक जितनी बुद्धि नहीं थी, लेकिन शासक होने का जो गुण था वो उसके अंदर था। इसके बाद चलते हैं आगे। ये मोहम्मद बिन तुगलक बुद्धिमान तो बहुत था, लेकिन बुद्धि इसकी किताबी थी, व्यवहारिक नहीं थी। अब यहाँ पे कालानुक्रम व्यवस्थित करने की आपको बात की जा रही है। तो गुरु नानक देव का जन्म होता है, मीराबाई पैदा होती हैं, नामदेव पैदा होते हैं, और तुकाराम का जन्म होता है। बताइए कि ये लोग कब पैदा हुए थे, और इनको अरेंज करके देखिए, पहले कौन सा और बाद में कौन सा। तो इसमें आप देखें, गुरु नानक देव का जन्म होता है 1469 में, मध्यकाल की ही सब बात है। 1498 में मीराबाई पैदा होती हैं, नामदेव पैदा होते हैं 1270 में, और तुकाराम पैदा होते हैं 1608 में, सबसे बाद में। तो उस हिसाब से अगर हम देखें तो कुछ भी इसमें अरेंजमेंट ठीक नहीं दिखाई देता, और जब ठीक नहीं दिखाई देता तो हम ई को चुन लेते हैं। इसके बाद 89 नंबर का जो प्रश्न है उसको देखते हैं। दीवाने खैरात, अब यहाँ पे जो सही है उसकी तलाश आपको करनी है। दीवाने खैरात दान विभाग था, दीवाने बंदगान जो है वो दास विभाग था, और दीवाने इस्तिहाक पेंशन बांटने का काम करता था। बताएं इसमें सही कौन सा है। 89 में प्रश्न को आप देख रहे हैं, और इसका जो करेक्ट आंसर है वो ए हो जाएगा, यानी तीनों ही सही है, कुछ भी तो गलत नहीं है इसमें।
देख रहे हैं आप। इसके बाद 90 नंबर का प्रश्न देखिएगा, कृषि विभाग जिसे कि दीवाने को ही कहा जाता था, इसका निर्माण किसने करवाया था? मुगल काल में ये चल रहा था, लेकिन इसको बनाया किसने था? तो प्रश्न संख्या 90 और करेक्ट आंसर मोहम्मद बिन तुगलक होगा। मोहम्मद बिन तुगलक ने बहुत सारे अच्छे काम भी किए थे, लेकिन उसके जो बुरे काम और असफल योजनाएं हैं उसके लिए हम उसे जानते हैं। प्रश्न संख्या 91, सबसे पढ़ा लिखा सुल्तान था वो। बतायूं कि जामा मस्जिद जो है ये इल्तुतमिश ने बनवाई थी। 2.5 दिन का झोपड़ा ये कुतुबुद्दीन ऐबक का काम था, और 1000 सुतून जो है ये असल में अलाउद्दीन खिलजी ने बनवाया था। जामा मस्जिद वैसे बहुत सारी जगहों पे है, लेकिन ये वाली जो जामा मस्जिद है ये जहांगीर ने बनवाई थी। अब बताइए कि इसमें से गलत कौन सा है? तो 91 को आप देख रहे हैं, जामा मस्जिद को बनवाने का काम शाहजहां ने किया था, ठीक है, और इसमें दे रखा है जहांगीर, तो ये डी वाला ऑप्शन गलत है, बाकी सब सही। प्रश्न संख्या 92, सेलेक्ट द इनकरेक्ट ऑप्शन। यूनाइटेड नेशन कमेटी जो है ये व्योमेश चंद्र बनर्जी यानी संयुक्त भारतीय समिति, माफ कीजिएगा यूनाइटेड इंडियन कमेटी है ये असल में, तो इसके संस्थापक थे व्योमेश चंद्र बनर्जी यानी WC बनर्जी। राजा राम मोहन राय ने वेदांत कॉलेज को स्थापित किया था। बहिष्कृत हितकारिणी सभा के संस्थापक थे महात्मा गांधी, और बालिका विद्यालय को खोलने वाले ज्योतिबा फूले थे। बताइए इसमें गलत कौन सा है? तो 92 को आप देख रहे हैं, सी वाला ऑप्शन। बहिष्कृत हितकारिणी सभा के संस्थापक कौन थे? 1924 में BR अम्बेडकर के द्वारा इसको स्थापित किया गया था, तो इसमें से हम सी वाले ऑप्शन को चुन लेते हैं। प्रश्न संख्या 93 को देखते हैं। पंडित शिवनारायण अग्निहोत्री ने 1887 में देव समाज की स्थापना की थी। कहां पर की थी ये बताइए, जगह का नाम आपको बताना है। तो ये लाहौर में स्थापित हुआ था, 1887 की वो तारीख थी। लाहौर को आप इसमें से चुनेंगे। और 94 में पूछा गया कि किस वायसराय के शासनकाल में तिब्बत जो है ये पूरी तरह से ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया गया। तो ये करजन का समय था, लासा की संधि होती है, दलाई लामा भाग जाते हैं, तो इसमें से बी वाले ऑप्शन को हम चुन लेते हैं। इसके बाद यंग हस्बैंड मिशन वगैरह आपको याद होगा। प्रश्न संख्या 95 को देखते हैं। राज्य और लोक नृत्य दिया हुआ है, गलत विकल्प का आपको चयन करना है। तो देखिए, असम में लोक नृत्य जो आयोजित होता है वो है बिहू, और उड़ीसा में होता है तरंगमेल, छत्तीसगढ़ में होता है गौर मारिया भैंसे की सींग, और केरल में होता है ओट्टम थुलाल। अब बताइए कि इसमें से गलत कौन सा है? तो 95 को आप देख रहे हैं, करेक्ट आंसर क्या होगा? बी हो जाएगा। उड़ीसा में जो तरंगमेल यहाँ दिया हुआ है ना वो गलत है। उड़ीसा में क्या होता है? ये उड़ीसा का नहीं है वैसे, तरंगमेल जो है ना ये गोवा का है। उड़ीसा में बहुत कुछ होता है लेकिन तरंगमेल नहीं होता, ये गोवा का है। इसके बाद 96 को देखते हैं। निम्नलिखित में से किसके निर्वाचन के लिए बिहार नगरपालिका संशोधन अध्यादेश 2022 को हाल फिलहाल में बिहार के राज्यपाल के द्वारा अनुमोदन दिया गया है? बताइए ये किस चीज के लिए लाया गया है, किसके निर्वाचन के लिए? तो 19 नगर निगमों के महापौर और उप महापौर के चुनाव हेतु, या 89 परिषद के अध्यक्ष उपाध्यक्ष के लिए, या 155 नगर पंचायतों के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के लिए? किसके निर्वाचन हेतु ये संशोधन किया गया है जरा बताएं। तो 96 जो आप देख रहे हैं इसका करेक्ट आंसर ए होगा। ये तीनों के लिए लाया गया है, तीनों के बारे में इसे संशोधित करने के उद्देश्य से लाया गया है। इसके बाद 97 को देखते हैं। बिहार में सेब की खेती को करने के उद्देश्य से कृषि विभाग ने हाल फिलहाल में एक पायलट प्रोजेक्ट के तौर पे 7 जिलों में सेब की खेती को शुरू करने के लिए एक योजना शुरू की है। उसमें कौन सा जिला शामिल नहीं है ये आपको बताना है। तो अभी कश्मीर के ही सेब जाने जाते थे, मतलब जो ठंडे इलाके हैं, सिर्फ कश्मीर ही नहीं, हिमाचल वगैरह भी, लेकिन अभी बिहार में भी उगाया जाएगा। तो पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर जिसको इसमें रखा गया है वो नहीं चुनना है, जिसे नहीं रखा गया है उसको चुनना है। तो 97 को आप देख रहे हैं, करेक्ट आंसर इसका क्या होना चाहिए? इसका होना चाहिए ई वाला, क्योंकि इसमें जितने हैं वो तो सब शामिल ही हैं। वैसे देखा जाए तो वैशाली, बेगूसराय, भागलपुर, मुजफ्फरपुर, औरंगाबाद, कटिहार, समस्तीपुर, ये हो गए 7 जिले जहां पे इसे शुरू किया जाएगा। 98 को देखें। बिहार श्रम संसाधन विभाग ने हाल फिलहाल में 149 सरकारी ITI को अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस करने और छात्रों को बेहतर रोजगार से जोड़ने के लिए किस संगठन के साथ समझौता किया है? ये संगठन कौन सा है जरा बताइए। तो 98 को आप देख रहे हैं, और इसका जो करेक्ट आंसर है वो टाटा टेक्नोलॉजीज हो जाएगा। यहाँ पे आपने देखा। इसके बाद 99 को देखते हैं, और इसमें कहा गया कि बिहार के कौन से जिले के पुनौरा धाम को स्वदेश दर्शन योजना का जो रामायण सर्किट है उसमें शामिल किया गया है। तो ये कौन सा जिला है? और इसका जो करेक्ट आंसर है वो सीतामढ़ी हो जाएगा। सीतामढ़ी का ये पुनौरा धाम है, और इसमें से हम सी वाले ऑप्शन को चुन लेते हैं। शतक हमने पूरा किया। और 100वां प्रश्न आपसे पूछ रहा है कि हाल ही में बिहार के सारण में राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 1 जो कि गंगा नदी पर बना है, उस पर कालूघाट इंटर मॉडल टर्मिनल का शिलान्यास किया है। शिलान्यास करने का काम किसके द्वारा किया गया है, वो व्यक्ति का नाम आपको बताना है। तो ये सर्बानंद सोनोवाल जी हैं, ना ये प्रधानमंत्री हैं ना मुख्यमंत्री हैं। सर्बानंद सोनोवाल जी हैं जो कि केंद्रीय मंत्री हैं, और इन्होंने इसका उद्घाटन, शिलान्यास इत्यादि किया है। अब 101 को देखते हैं। निम्नलिखित में से किस जिले में गंगा नदी लिंक परियोजना के तहत 14.5 किलोमीटर लंबा रेल सह सड़क पुल उद्घाटित किया गया है? ये जिला कौन सा है बिहार का, जरा बताइए। करंट अफेयर के अच्छे वाले क्वेश्चन है। नितिन गडकरी जी के द्वारा उद्घाटन किया गया, और ये है कौन सा जिला? मुंगेर। तो बी वाले ऑप्शन को हम इसमें से चुन लेते हैं। 102 को देखते हैं भाई। राजगीर जिले में हाल फिलहाल में किसने या किसके द्वारा जू सफारी का उद्घाटन किया गया है? जू सफारी का उद्घाटन राजगीर में किया गया है। वेन्यू आपको पता होना चाहिए। अब बताइए उद्घाटन किसने किया? तो इसमें से तो किसी ने नहीं किया, ये हमारे मुख्यमंत्री जी का काम था, यानी नीतीश कुमार जी का। 103 को देखते हैं। बिहार के किस जिले में हाल फिलहाल में 1000 से ज्यादा सुअर मर गए? और सुअरों के मरने के पीछे जो जिम्मेदार बीमारी है वो एक तरह का स्वाइन फीवर है जो कि अफ्रीका से आया है। तो अब ये बताइए कि ये जिला कौन सा था? संक्रामक बीमारी है तो भय ये है कि बाकी पशुओं में भी फैल सकता है, और करेक्ट आंसर ए होगा। ये सारण में ऐसी घटना हुई थी।
इसके बाद 104वें नंबर के क्वेश्चन को आप देखें, औरंगाबाद जिला है बिहार का, वहां पे है नवीनगर पावर स्टेशन और उसकी जो तीसरी इकाई है उससे बिहार राज्य को अब कितने मेगावाट बिजली प्राप्त होगी, वो बिजली उत्पादन कितना करेगी, असल में वो आपको बताना है। तो 104 का जो राइट आंसर है वो 660 होना चाहिए, माफ कीजिएगा, तीसरी इकाई जो है इससे जो उत्पादन होगा वो 559 होना चाहिए, ठीक है। और बाकी जो पूरी इकाई है इसमें 72 घंटे के अंदर परीक्षण पूरा करके इसे घोषित किया गया है। तो कुल मिलाकर 559 वाला जो ऑप्शन है वो इसके लिए उत्पादन के लिहाज से सही होता है। इसके बाद 105वें नंबर के क्वेश्चन को आप देखें, ग्रीनफील्ड इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर को मंजूरी मिली है, ये कौन से शहर के अंदर खुलेगा, मतलब किस शहर में इसकी जो निर्माण की प्रक्रिया है वो पूरी होगी, और इसको मंजूरी देने का काम केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स और IT मंत्रालय का है। तो बताइए ये कौन सा शहर है। तो 105 को आप देख रहे हैं और करेक्ट आंसर इसका पुणे हो जाएगा, महाराष्ट्र का पुणे। और इसके बाद 106 को आप देखें, 175वीं वर्षगांठ है देश में रेलवे की, और इसके मौके पर उस देश में विश्व की सबसे लंबी यात्री रेलगाड़ी का संचालन किया गया, उस देश का नाम बताइए। मतलब ये अपने देश की बात नहीं हो रही है, पहली चीज ये किसी और देश की बात हो रही है। अब कौन सा देश है वो आप नहीं जानते हैं, हो सकता है अपना भी हो। अब कुल मिलाकर रेलवे जो है वो अपनी 175वीं वर्षगांठ मना रहा था और इसमें एक विश्व की सबसे लंबी यात्री रेलगाड़ी का संचालन किया गया। देश का नाम आपको बताना है, बताइए। तो करेक्ट आंसर इसका क्या हो जाएगा। अब इसमें हम चुनेंगे ए वाले ऑप्शन को, ये स्विट्जरलैंड है, ठीक है। स्विट्जरलैंड के अंडर 175वीं वर्षगांठ मनाई गई रेलवे की और ये काम किया गया। इसके बाद 107वें क्वेश्चन को आप देख रहे हैं, किस देश ने हाल ही में अपने 10 वर्षों में मिडिल ईस्ट ग्रीन इनिशिएटिव के लिए $2.5 बिलियन अमेरिकी डॉलर के सहयोग की योगदान की घोषणा की है, ये कौन सा देश है जरा बताइए। तो 107वां क्वेश्चन आप देख रहे हैं और इसका जो करेक्ट आंसर है वो ई होना चाहिए इसमें। अब ई को क्यों चुन लिया, क्योंकि सऊदी अरब ने ये घोषणा की है, ठीक है। सऊदी अरब का इसमें नाम नहीं दिया है। 108 को देखते हैं, कहाँ पे यानी कौन से राज्य में टाटा स्टील लिमिटेड हाल ही में रिस्पॉन्सिबल स्टील सर्टिफिकेशन हासिल करने वाला भारत का पहला इस्पात संयंत्र बन गया है। स्टील और मजबूती के मामले में लोग टाटा को याद करते हैं, तो ये कौन सा राज्य है जरा बताएं। तो ये झारखंड है और झारखंड को अगर आप चुनेंगे तो इसका जो सी वाला ऑप्शन है वो सही बैठेगा। 109वें क्वेश्चन को देखें, देवप्रयाग क्या है। अब ये जो पंचप्रयाग उत्तराखंड के हैं ये आपको पता होना चाहिए कहाँ पर कौन सी नदी मिलती है। तो आप बताएं देवप्रयाग में क्या होता है। तो आप जानते हैं कि अलकनंदा का भागीरथी से मिलन होता है और गंगा की मुख्य धारा का निर्माण होता है। गंगोत्री ग्लेशियर से भागीरथी निकलती है और अलकनंदा आकर उसमें मिलती हैं, तो इस प्रकार से बनती है गंगा। अब इसमें से हम सी वाले ऑप्शन को चुन लेते हैं, आगे बढ़ते हैं। ठीक, सी को चुना, ये वाला। प्रश्न संख्या 110 को देखते हैं, सदाबहार वनों की औसत वार्षिक वर्षा जो है वो लगभग कितनी होती है वो बताइए। मतलब औसत वार्षिक वर्षा कितनी चाहिए तो सदाबहार वन यानी एवरग्रीन फॉरेस्ट वहां पर पैदा होंगे। तो 110वां प्रश्न, अब देखें 200 सेंटीमीटर से ज़्यादा वर्षा चाहिए होती है। मतलब ऐसा होता है ना कि सुबह एकदम साफ सुथरी होती है, लेकिन उसके बाद जैसे ही दिन ऊपर चढ़ता है बादल घिरने शुरू हो जाते हैं और उसके बाद मूसलाधार वर्षा शुरू हो जाती है, रोज होती है ऐसे। 111वें नंबर के प्रश्न को देखें, राज्य और खनन केंद्र दिया है जिले के हिसाब से। तो तेलंगाना का खनन केंद्र है, ये अभ्रक की खानों की बात हो रही है। तो तेलंगाना का खनन केंद्र है खम्मम, राजस्थान का है डूंगरपुर, झारखंड का है गिरिडीह और बिहार का है भागलपुर। अभ्रक के संबंध में देखिएगा। प्रश्न संख्या 111 और करेक्ट आंसर इसका इसमें ई हो जाएगा। हमें गलत खोजना था ना, तो गलत कुछ भी नहीं है, सब सही है। प्रश्न संख्या 112 को देखते हैं, कौन सा मार्ग स्वर्णिम चतुर्भुज गलियारे के अंतर्गत 1685 किलोमीटर की दूरी तय करता है। तो स्वर्णिम चतुर्भुज ये 4 महानगरों को जोड़ने का एक राजमार्ग परिवहन यातायात का तरीका है, मतलब सड़क जाल बिछाया जाएगा। तो बताइए कि ये कौन सा रूट है। तो 112वें क्वेश्चन को आप देख रहे हैं, करेक्ट आंसर इसका सी हो जाएगा, कोलकाता से चेन्नई। और इसकी लंबाई आप देख रहे हैं, कोलकाता से चेन्नई। प्रश्न संख्या 113 को देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प गलत है। तो भारतीय रबर बोर्ड का जो हेडक्वार्टर है वो राजमुंदरी में है, भारतीय चाय बोर्ड का मुख्यालय कोलकाता में है, तंबाकू बोर्ड का गुंटूर में है और मसाला बोर्ड का कोच्चि में है। तो आप ये बताइए कि इसमें से गलत कौन सा है। 113वें क्वेश्चन को आपने देखा, करेक्ट आंसर इसका ए हो जाएगा, ये कोट्टायम में पड़ता है केरल में, न कि राजमुंदरी में, ठीक है। तो राजमुंदरी वाला जो रबर बोर्ड का दिया है ना वो गलत दिया है। इसके बाद 114वें नंबर के क्वेश्चन को आप देख रहे हैं, प्रशांत महासागर में निम्नलिखित में से जो गर्तों के नाम दिए हैं कौन से गर्त की गहराई सबसे कम है। ये आप समझ लीजिए कि प्रशांत महासागर सबसे बड़ा और सबसे गहरा महासागर है, तो उसमें जो गर्त पाए जाते हैं उनकी भी गहराई अथाह होती है। मतलब जो नापी गई गहराई है उसे आप देखते हैं, जिसमें कि मेरियाना सबसे गहरा है, लेकिन सबसे कम गहरा कौन सा है ये आपको बताना है। तो टोंगा, मिंडनाओ और अटाकामा में से बताइए। अब देखिए 114वां जो है इसका करेक्ट आंसर अटाकामा हो जाएगा। अटाकामा की जो गहराई है वो 8065 मीटर है, तब भी मतलब सबसे कम गहरा है, तब भी इसमें बहुत गहरा है। बाकी मेरियाना का तो आप जानते हैं 11022 मीटर है। इसके बाद 115वें क्वेश्चन को देखें, सबसे गहरा स्थान, निम्नलिखित में से किस नदी बेसिन का बेसिन क्षेत्र सबसे बड़ा है। बेसिन एरिया बताइए किसका सबसे बड़ा है। तो अगर इसमें हम ध्यान से देखें तो कावेरी का सबसे बड़ा है, जो नदियों के नाम दिए हैं ना उसमें कावेरी का सबसे बड़ा है, कितना है 85,624.44, ये है बेसिन एरिया। बाकी सबसे छोटा जो बेसिन एरिया है वो सुवर्ण रेखा का है। 116वें प्रश्न को देखते हैं, कोपेन का जो जलवायु वर्गीकरण है उसमें CWG कोड का इस्तेमाल किस राज्य के लिए किया जाता है। अब इसमें जलवायु को कोड में तब्दील कर दिया गया है। तो बताएं कि ये जो CWG क्लाइमेट है ये कौन से राज्य में पाया जाता है।
और 116वें क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है उसमें देखें CWG वाला जो क्लाइमेट होता है ना, 40 सेंटीमीटर से कम वर्षा होती है, एकदम से रेगिस्तानीकरण वहाँ शुरू हो जाता है। तो थार मरुस्थल ऐसा ही है, ठीक। ऐसी जो 40 सेंटीमीटर से कम वर्षा होगी तो वहाँ पर डेजर्ट ही होगा और कुछ हो नहीं सकता। प्रश्न संख्या 117 को देखते हैं, कौन सा सही सुमेलित नहीं है। झारखंड में मैथन जल विद्युत संयंत्र है और महात्मा गांधी जल विद्युत संयंत्र है कर्नाटक में, बाली मेला है ओडिशा में और पुरुलिया जो जल विद्युत संयंत्र है यानी हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्लांट है वो असम में है। इसमें से गलत कौन सा है? गलत आपका डी वाला है, पश्चिम बंगाल में पुरुलिया है न कि असम में। पुरुलिया से आप वैसे भी गेस कर सकते थे, ये असम में नहीं है। इसके बाद प्रश्न संख्या 118 को देखें, कौन सा सही नहीं है बताइए। तो साउथ एशिया कोऑपरेटिव इन्वायरमेंट प्रोग्राम जो है इसका हेडक्वार्टर है कोलंबो में। इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी जो है इसका हेडक्वार्टर है लुसाने में और इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी का है वियना में, जबकि एशियन डेवलपमेंट बैंक का जो हेडक्वार्टर है वो जकार्ता में है। अब इसमें आप बताएं कि कौन सा गलत है। 118वें क्वेश्चन को आप देख रहे हैं, डी वाला ऑप्शन इसमें गलत दिया है, जकार्ता में वो नहीं है। एडीबी का जो हेडक्वार्टर है वो मनीला फिलीपींस में है, ठीक है, मनीला में है मतलब फिलीपींस में है। तो डी वाले ऑप्शन को हम इसमें से जो कि गलत है उसे चुन लेते हैं। 119वें क्वेश्चन को आप देखें, ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट की बात हो रही है। पूछा जा रहा है कि कौन सा इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन इसको पब्लिश करता है। तो यहाँ कुछ बड़े बड़े प्रोग्राम और फंड इत्यादि के नाम दिए हैं। फिलहाल 119वां और करेक्ट आंसर इसका क्या होना चाहिए? बी वाला होना चाहिए। यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम के द्वारा इसको जारी किया जाता है, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम के द्वारा इसको जारी किया जाता है, ठीक, मानव विकास रिपोर्ट। इसके बाद प्रश्न संख्या 120, विच ऑफ द फॉलोइंग कमेटी वाज फॉर्म फॉर रेशनलाइजिंग द फॉरेन इन्वेस्टमेंट नॉर्म्स। तो फॉरेन इन्वेस्टमेंट नॉर्म्स यानी जो विदेशी निवेश मानदंड है उनको युक्ति संगत बनाने के लिए कौन सी कमेटी का गठन हुआ था? अब इसमें केलकर कमेटी है, आर जिलानी कमेटी है, RS गुजराल कमेटी है और KM चंद्रशेखर कमेटी है। इसमें से आप देखकर बताएं। तो 120 का जो राइट आंसर है वो डी हो जाएगा। देखें आप, KM चंद्रशेखर कमेटी। बाकी अगर देखें तो केलकर कमेटी कर संरचना में सुधार के लिए मतलब टैक्स स्ट्रक्चर के रिफॉर्म के लिए लाई गई थी। जिलानी कमेटी जो है वो बैंकिंग इंस्पेक्शन के लिए लाई गई थी और सजेस्टिंग द मीजर्स रिलेटेड टू बूस्ट इन MSME एक्सपोर्ट, इसके लिए गुजराल कमेटी का गठन हुआ था। तो हमने चंद्रशेखर को चुन लिया। इसके बाद 121वें क्वेश्चन को आप देख रहे हैं, 1946 की जो इंतरिम सरकार थी उसमें गृह सूचना और प्रसारण विभाग किसको सौंपा गया था? गृह सूचना और प्रसारण विभाग किसके जिम्मे था जरा बताएं। तो जवाहरलाल नेहरू के पास था, राजेंद्र प्रसाद जी के पास था, जॉन मथाई के पास था या बलदेव सिंह के पास था? तो क्वेश्चन नंबर 121 को आप देख रहे हैं, इसका करेक्ट आंसर ई हो जाएगा। ये सरदार वल्लभ भाई पटेल के पास था, जिसमें कि मतलब इन विकल्पों में उनका नाम नहीं दिया है, तो इसलिए हम ई वाले ऑप्शन को चुन लेते हैं। इसके बाद प्रश्न संख्या 122 में कहा गया कि ये कौन सी तारीख थी कि पंडित जवाहरलाल नेहरू ने ऐतिहासिक उद्देश्य प्रस्ताव को संविधान सभा के सामने प्रस्तुत किया। बाद में उसी का आधार लेकर प्रस्तावना का निर्माण हुआ। तो बताएं कि इसमें से कौन सा होगा, मतलब तारीख कौन सी होगी। तो 122 करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। ये तारीख थी 13 दिसंबर 1946 की, संविधान सभा के सामने उद्देश्य प्रस्ताव को पेश किया गया और इसे आप देख रहे हैं डी वाले ऑप्शन के तौर पे। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 123 पूछा गया कि कौन सा या कौन से प्रावधान संसद के साधारण बहुमत के द्वारा संशोधित किए जा सकते हैं, मतलब साधारण बहुमत की ही उसके लिए आवश्यकता होती है। तो नए राज्यों की स्थापना अगर आपको करनी है तो साधारण बहुमत से काम हो जाएगा। संसद में गणपूर्ति यानी कोरम वाला जो पार्लियामेंट में काम होता है उसके लिए सिर्फ साधारण बहुमत ही चाहिए। या एबोलिशन और क्रिएशन ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल इन स्टेट यानी विधायी परिषदों का उन्मूलन या निर्माण करना है तो उसमें भी साधारण बहुमत से काम चल जाएगा। बताइए कि किस में काम चल सकता है, यहाँ दे तो दिया है लेकिन किस में काम चल सकता है। तो आप ए वाले ऑप्शन को चुन लें। जितनी भी यहाँ प्रक्रियाएं दी हुई है ना, सबको करने के लिए आपको साधारण बहुमत ही चाहिए होता है। साधारण बहुमत से बात बन जाएगी, विशेष बहुमत की इसमें आवश्यकता नहीं होती है। प्रश्न संख्या 124 को देखते हैं। 10वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान कौन सी योजना या कौन सा मिशन शुरू नहीं किया गया था वो आपको बताना है। तो इसमें आप देखें 10वीं पंचवर्षीय योजना में ही ये सब कुछ होता है, जो कि डेट अगर आप जानते हैं तो 2002 से लेकर 2007 के बीच में 10th 5 ईयर प्लान को क्रियान्वित किया जाता है। और ये राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन 2005 का है, भारत निर्माण योजना और जननी सुरक्षा योजना, बागवानी मिशन, ये सब इसमें आते हैं। तो ई वाले ऑप्शन को हम इसमें से चुन लेते हैं। इसके बाद 125 को देखते हैं भाई। इसमें देखिए केंद्रीय मंत्री हैं डॉक्टर जितेंद्र सिंह। इन्होंने हाल ही में हरियाणा के कौन से जिले में जीवन विज्ञान डेटा के लिए भारत का पहला राष्ट्रीय भंडार भारतीय जैविक डेटा केंद्र राष्ट्र को समर्पित किया है। ये कौन सा जिला है, बस इतना आपको इसमें से बताना है। तो 125 का करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। ये फरीदाबाद जिला है हरियाणा का। इसके बाद 126 को आप देख रहे हैं। हाल ही में किस संस्था ने टाटा ग्रुप एयरलाइंस के साथ सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? ये कौन सा संस्थान है बताइए। तो 126 को आपने देखा, इसका जो करेक्ट आंसर है वो सी हो जाएगा। वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद यानी जो काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च है। इसके बाद 127 को देखिए। सुजॉय लाल थाउसेन को अभी हाल फिलहाल में कौन सा पुलिस बल है जिसके कि 37वें महानिदेशक के तौर पे नियुक्त किया गया है। सुजॉय लाल जो है वो कौन से सुरक्षा बल के महानिदेशक बने हैं बताइए। 37वें महानिदेशक बने हैं और इसका जो करेक्ट आंसर है वो केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल होगा, यानी सेंट्रल रिजर्व पुलिस बल। ये CRPF की बात हो रही है, तो इसमें से हम ए वाले ऑप्शन को चुन लेते हैं। प्रश्न संख्या 128। हाल ही में किसकी रचना है पंचरंग चोलापहर सखीरी? ये पूरा नाम है पंचरंग चोलापहर सखीरी।
और इसके लिए 32वां बिहारी पुरस्कार 2022 दिया गया है। ये रचयिता कौन है जरा बताइए। तो 128 करेक्ट आंसर क्या होगा, ये डॉक्टर माधव हाड़ा हैं, ठीक है। और माधव हाड़ा को अगर आप चुनते हैं तो ये जो बी वाला ऑप्शन है ये सही है। इसके बाद 129 में कहा गया कि कैराइन एग्नेर जो है इनको वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द ईयर चुना गया है। ये कौन से देश के हैं, तो इनकी जो नागरिकता है वो असल में अमेरिका की है, ठीक है, अमेरिका के हैं। और इसमें से हम चुनेंगे किसको, सी वाले ऑप्शन को। 130वें प्रश्न को देखते हैं। 29 सितंबर 2022 विश्व हृदय दिवस मनाया जाता है और इस वर्ष का थीम क्या था जरा बताइए। 2022 का थीम क्या था, इसमें बहुत सारे थीम दे रखे हैं और करेक्ट आंसर इसका बी होगा, यूज हार्ट फॉर एवरी हार्ट। अपने हृदय को सभी के लिए इस्तेमाल करिए, मतलब अपने हृदय से वो मार्मिकता उत्पन्न करिए ताकि हृदय रोग से सभी निजात पा सके। कुल मिलाकर इसमें से हम चुनेंगे बी वाले ऑप्शन को। इसके बाद 131 को देखते हैं। हाल ही में यूएस नेशनल रिकॉनिसेंस ऑफिस ने, ये NROL-91 है, जासूसी उपग्रह को प्रक्षेपित किया है, मतलब अमेरिका से प्रक्षेपित किया है, लेकिन वो स्थान आपको बताना है। लॉस एंजल्स है, सैन डियागो है, इसमें से कौन सा होगा, तो करेक्ट आंसर इसका डी हो जाएगा, ठीक है, ये कैलिफोर्निया है। और इसके बाद 132 को देखते हैं। वंदे मातरम पहल का शुभारंभ किस राज्य के द्वारा किया गया है, तो 132 का जो राइट आंसर है वो सी हो जाएगा, महाराष्ट्र के द्वारा ये काम किया गया है। और इसके बाद चलते हैं आगे, मतलब फोन कॉल के दौरान जो हेलो है उसके स्थान पे वंदे मातरम बोला जाएगा, ये पहल है। सिडनी ऑस्ट्रेलिया, मतलब ऑस्ट्रेलिया का जो सिडनी है वहां पर आयोजित होने वाला यूनेक्स सिडनी इंटरनेशनल 2020, इसमें किस देश के लिन चुन यी जो है इन्हें पुरुष एकल का खिताब जीतने का गौरव प्राप्त हुआ। ये कौन से देश के हैं लिन चुन यी, पुरुष एकल का इन्होंने खिताब जीता है। तो इनकी नागरिकता बताइए इसमें देखें, और करेक्ट आंसर इसका क्या होगा, ये असल में ताइवान के रहने वाले हैं और ताइवान इसमें कहीं दिया नहीं है, और इसीलिए हम ई वाले ऑप्शन को चुनते हैं। 134 को देखते हैं। हाल ही में आयोजित राष्ट्रमंडल खेल 2022 में अंचिता शुली जो है इन्होंने भारोत्तोलन में पुरुषों के 73 किलोग्राम वर्ग में नए रिकॉर्ड के साथ कितने किलोग्राम का भार उठाकर पुरस्कार जीता है, यानी स्वर्ण पदक जीता है। तो इसमें कितना भार इन्होंने उठाया था वो मात्रा आपको बतानी होगी, और करेक्ट आंसर क्या होगा, ये 313 किलोग्राम का जो भार है उसके साथ स्वर्ण पदक जीते। इसके बाद 135 को देखते हैं। किस देश में अंपायर रूडी कार्डजन, इनका हाल फिलहाल में, मतलब ये किस देश की अंपायर है रूडी कार्डजन, जिनका कि कार दुर्घटना में देहावसान हो गया है। इनकी नागरिकता सिर्फ आपको बतानी है, और करेक्ट आंसर इसका क्या होना चाहिए, ये दक्षिण अफ्रीका के, ठीक है, दक्षिण अफ्रीका के अंपायर। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 136 को देखते हैं। बायो एशिया 2023 का जो 20वां संस्करण है वो 24 से लेकर 26 फरवरी 2023 को आयोजित किया जाना है। कहाँ पर आयोजित किया जाएगा जरा बताइए। तो 136 और करेक्ट आंसर इसका डी हो जाएगा, ये हैदराबाद में आयोजित किया जाएगा। इसके बाद 137 में पूछा गया कि निम्नलिखित में से किसके द्वारा इंडियाज इकोनॉमी फ्रॉम नेहरू टू मोदी अ ब्रीफ हिस्ट्री नाम की एक पुस्तक लिखी गई है। इसको लिखने वाले व्यक्ति कौन थे, तो 137 का जो राइट आंसर है वो बी हो जाएगा, ये पुलाप्रे बालकृष्णन है, ठीक है, इनके द्वारा इस पुस्तक को लिखा गया है। और इसके बाद 138 को देखते हैं। शिक्षक दिवस के अवसर पर पीएम श्री योजना को शुरू किया गया। इन्होंने तो किताब लिखी है, न्यूज चैनल वाले रोज इस पर एक बायोडाटा लिख डालते हैं कि नेहरू के समय से लेकर मोदी जी के समय तक कितना इकोनॉमी में ग्रोथ हुई है, कितना डिक्लाइनेशन है। तो ये एक चर्चा का विषय है। फिलहाल 138 को देखते हैं। शिक्षक दिवस के मौके पर पीएम श्री योजना को शुरू किया गया। इसका उद्देश्य क्या है, मतलब कितने स्कूलों का विकास और उन्नयन किया जाएगा वो आपको संख्या बतानी है। उद्देश्य है स्कूलों का विकास करना, लेकिन कितने, तो 138 करेक्ट आंसर इसका बी हो जाएगा, ये 14,500 है, ठीक है, 14,500 का उन्नयन किया जाएगा। इसके बाद 139 को देखें। इसमें पूछा गया कि कौन सा ये संस्करण, माफ कीजिएगा, ग्लोबल हंगर इंडेक्स जो है, यानी भूखमरी सूचकांक 2022 वाला, उसमें भारत की रैंकिंग क्या है। ठीक है, अब इसमें आपको ये बताना है कि ग्लोबल हंगर इंडेक्स में भारत कौन से स्थान पर पहुंचा है। भूखमरी के मामले में हमारी कंडीशन बहुत अच्छी नहीं है, 107वां स्थान हमको प्राप्त हुआ है, जो कि अच्छा नहीं कहा जा सकता है, ठीक है। और टॉप 5 में बेलारूस पहले स्थान पे है, हर्जेगोविना और बोस्निया जो है ये दूसरे स्थान पे है, चीन भी हमसे आगे है। और इसके बाद चलते हैं आगे, 140 को देखते हैं। सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी रिपोर्ट के हिसाब से भारत में राष्ट्रीय औसत बेरोजगारी का परसेंटेज कितना है, सिर्फ प्रतिशत आपको बताना था, और इसमें से कोई भी प्रतिशत ठीक नहीं बैठता है, और इसलिए हम ई को चुनते हैं। असल में ये प्रतिशत है 8.3, और यूपी में बेरोजगारी की अगर बात करिए तो भारत का हो गया 8.3, यूपी की जो बेरोजगारी है वो 3.9 है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 141। अब यहाँ पे मैथमेटिक्स रीजनिंग वाला क्वेश्चन है। तो घड़ी में वास्तविक समय हो रहा है 7:37, और उसका अगर हम वाटर इमेज लेते हैं, मिरर इमेज नहीं, पानी में हम उसकी छाया देखते हैं, तो हमें समय क्या दिखाई देगा, तो समय हमें दिखाई देगा 10:55, और इसीलिए हम बी वाले ऑप्शन को चुन लेते हैं। इसके बाद 142 में पूछा गया कि 3 घड़ियां 12 बजे, मतलब सुबह के 12 बजे एक साथ बजती हैं, और वे 20 मिनट, 30 मिनट और 40 मिनट, 12 AM की बात हो रही है। 12 AM का मतलब क्या है, यहाँ जो अगला दिन है वो शुरू हो रहा है, तो 20 मिनट, 30 मिनट और 40 मिनट के नियमित अंतराल पे बजती हैं। अगली बार वो कब एक साथ बजेंगी ये आपको बताना है, समय आपको बताना है। और देखिए इसका जो करेक्ट आंसर है वो इसमें सी हो जाएगा, 2 बजे, ठीक है, 2 बजे। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 143। इसमें कहा गया कि यदि दो संख्याओं का गुणनफल 288 है, दो संख्याओं को आप गुणा कर रहे हैं तो 288 प्राप्त हो रहा है, उसका महत्तम समापवर्तक 8 है,
ल से आपको ज्ञात करना है। दोनों संख्याओं का गुणनफल आपको दे दिया है, संख्याएं नहीं दिया है, ये समस्या है, तो सीधा सूत्र लगा के निकाल लेते। तो इसमें आपको पहले तो एक संख्या माननी होगी, दूसरी को उसी के आधार पर निकालना होगा, फिर उसके बाद आप इसका ल सा निकाल सकते हैं। फिलहाल आप कैलकुलेशन करेंगे तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो ए आएगा, यानी 36। इसके बाद चलते हैं अगले वाले की ओर। 144 को आप देखें, दो क्रमागत प्राकृत संख्याएं जिनके कि वर्गों का योग 181 है, उन संख्याओं का मान क्या होगा। वर्गों का योग दे दिया है 181, संख्याओं का मान आपको बताना है, दोनों संख्याएं क्या है असल में। तो 144 का जो राइट आंसर है वो सी हो जाएगा, 9 और 10। इसके बाद आगे बढ़े, प्रश्न संख्या 145। एक परीक्षा में 44 प्रतियोगी जो है वो जीव विज्ञान में, और 44% प्रतियोगी जो है वो जीव विज्ञान में, और 52% प्रतियोगी जो है वो रसायन विज्ञान में सफल होते हैं। 30% प्रतियोगी ऐसे हैं जो कि दोनों विषयों में सफल होते हैं, यानी पास हो जाते हैं। तो कितने ऐसे हैं, मतलब कितना प्रतिशत ऐसे बच्चों का है जो कि दोनों विषयों में असफल होते हैं। फेल होने वालों की संख्या आपको बतानी है जो कि दोनों सब्जेक्ट में फेल हो जाते हैं, यानी बायो में भी और केमिस्ट्री में भी। तो 145 का जो करेक्ट आंसर है वो बी हो जाएगा। ठीक है, 34% जो बच्चे हैं या प्रतियोगी हैं, यहाँ छात्र कहना ज़्यादा सही रहेगा, तो छात्र ऐसे हैं जो कि फेल हो जाते हैं दोनों विषयों में। इसके बाद 146 को देखते हैं। एक गेहूं व्यापारी 1440 रुपये में 16 क्विंटल गेहूं खरीदने का काम करता है। 19% गेहूं परिवहन के दौरान यानी लाने ले जाने में खराब हो जाता है। 26% का लाभ प्राप्त करना है उसे, तो इसके लिए वो कितनी दर पर गेहूं बेचना चाहेगा। गेहूं महंगा होता जा रहा है, तो ये प्रश्न बन सकता है। अब बताइए, तो 146 का जो करेक्ट आंसर है वो डी हो जाएगा, 140 पर क्विंटल, 140 रुपया पर क्विंटल। इसके बाद 147 को देखें। दो बर्तन है ए और बी, नींबू और पानी का अनुपात, अभी अम्ल और पानी का अनुपात हम लोग पीछे देखते थे, तो नींबू में भी एसिड होता है, तो नींबू और पानी का अनुपात 4 और 3 और 2 और 3 के अनुपात में मिलाया गया। मतलब जो बर्तन ए है उसमें 4-3 का रेशियो है, बर्तन बी में 2-3 का अनुपात है। अब दोनों को हम मिला दे रहे हैं एक बर्तन सी में, यानी पूरा उठाकर दोनों कंटेनर का पानी हम डाल दे रहे हैं एक सी नाम के बर्तन में, तो एक नया मिश्रण प्राप्त हो रहा है। नए वाले मिश्रण में आपको बताना है कि नींबू के रस और पानी का अनुपात कितना है, तो इसमें आप बताएं। और देखिए 147 जो है ना, इसका करेक्ट आंसर ए हो जाएगा, मतलब 7 और 5 का रेशियो होगा। नींबू के रस की मात्रा होगी 7, पानी का अनुपात होगा 5। इसके बाद प्रश्न संख्या 148। शिवाय एक चौथाई काम को 8 दिन में पूरा करता है। योगेश बचे हुए काम को 12 दिन में पूरा करता है। शिवाय और योगेश मिलकर काम करें तो कितने समय में पूरा हो जाएगा, जरा बताएं। तो इसमें जो आंकड़ा दिया हुआ है उसमें से करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए, इसका बी वाला होना चाहिए, 10 सही 2/3, ये वाला जो ऑप्शन है ये सही है। इसके बाद प्रश्न संख्या 49, मतलब 149। रेलगाड़ी 400 फीट, यहाँ आप देख रहे हैं, एक रेलगाड़ी 400 फीट लंबी है और एक 600 फीट लंबे प्लेटफॉर्म को पार करने में 20 सेकंड का समय लेती है। रेलगाड़ी की चाल आपको बतानी है, तो ये 50 फीट पर सेकंड होगा। अब यहाँ पे देखिए लंबाई का जो मात्रक है ना वो फीट दिया है, तो आप मीटर में कन्वर्ट करके इसे हल कर सकते हैं, बाद में फीट में बदल सकते हैं। फिलहाल 50 फीट पर सेकंड वाला जो ऑप्शन है वो सही होना चाहिए, जो कि इसमें है ही नहीं है, तो हम ई वाले ऑप्शन को चुन लेते हैं। प्रश्न संख्या 150 को देखें, ये अंतिम प्रश्न है। चतुर्भुज के 4 कोण होते हैं, सीधी बात है, तो उनका अनुपात दे रखा है 1, 3, 5, 6। सबसे बड़े कोण की माप आपको बतानी है। ये विषमबाहु चतुर्भुज है, माफ कीजिएगा, चारों भुजाएं जो है वो असमान है, तो सबसे बड़ा कोण कितने डिग्री का बनेगा, अधिक कोण है। अब इसमें से कौन सा होगा, तो करेक्ट आंसर इसका बी हो जाएगा, वो 144 अंश का बनेगा। ठीक है, उसका जो माप होगा वो 144 अंश का होगा। और यहाँ पर ये टेस्ट समाप्त होता है। लगातार अभ्यास करते रहिए और पूरे विश्वास के साथ रिवीजन करिए, सफलता आपकी होगी। तब तक के लिए नमस्कार।